नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में ऑन रिवीजन ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो क्या आप अपने मैजिक बुक के साथ तैयार है? यस, ओपन कर लीजिए ऑप्टिमाइज मैजिक बुक, जो भी आपके पास है, मॉड्यूल या व्हाटएवर इट इज। एंड लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। तो देखते हैं इस चैप्टर का वेटेज क्या है। लास्ट 3 अटेम्प्ट में है ना, 4 अटेम्प्ट में इस चैप्टर ने पूरी बाजी मार ली है। यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स का वेटेज है। यही चैप्टर बीच में डाउन पे जा रहा था, ये देखो 10, 0, 5, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भूल गया था, अच्छा है ये वाला भी चैप्टर है, बट अब नहीं। लास्ट 4 अटेम्प्ट यू कैन सी दिस चैप्टर हैज किल्ड इट एंड अ ह्यूज वेटेज इन द एग्जामिनेशन। हाईली कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल है। तो जब मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आपको खुद को समझ में आते जाएगा कि कितने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स है। रिवीजन में मैं डिराइव भी कर दूंगा, एट द सेम टाइम आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है ये, झुकाव इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेडनेस के ऊपर है, बट नॉनदलेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे देन इन दैट केस प्रैक्टिकल सम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम अब से डिसीजन मेकिंग में थियोरेटिकली भी वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड यो वी आर। तो इसके साथ स्टार्ट करेंगे। प्लीज ओपन क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अपने को यहाँ पे। सो स्टार्ट हो रहा है डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल के साथ। एंड देन वी हैव सीवीपी एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। तो अपन क्या करेंगे बताइए, क्या कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे बॉस, सीधी बात है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सीवीपी एनालिसिस एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या दोनों में डिफरेंस है? अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। रेलेवेंट कॉस्ट अपने आप में एक कॉन्सेप्ट। की फैक्टर या जिसको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। फिर कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, वो एक कॉन्सेप्ट है, उसके जो भी फॉर्मूलाज है। रेलेवेंट कॉस्ट में जो भी फॉर्मूलाज है वो उसमें करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर में जो फॉर्मूलाज है उसके साथ होंगे। फिर आएगा कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट उसका फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, आउटसोर्सिंग डिसीजन जिसको मेक और बाय भी कहते हैं, मिनिमम प्राइसिंग, कीप और ड्रॉप, स्पेशल ऑर्डर, सेल फर्दर प्रोसेस, एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस। एंड फाइनली जो मैं आपको बोल रहा था कि थियोरी ओरिएंटेड भी हो गया ये चैप्टर बिकॉज ऑफ दिस नॉन फाइनेंशियल एंड एथिकल कंसिडरेशंस। इसके अलावा बहुत सारे मैंने केस स्टडीज एंड एट द सेम टाइम मास्टर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर किए हैं इस चैप्टर में इन दिस बुक, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू कि भाई एक बार सब कॉन्सेप्ट हो जाए उसके बाद में मास्टर क्वेश्चंस कर लो, सो यू आर डन एंड डस्टेड। सो काफी सारी चीजें, काफी सारे कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि ये डिसीजन लेते कब हैं। तो आइए, डिसीजन कब लेते हैं? व्हेन देयर आर चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स। अभी एक एक चीज को ध्यान से लॉजिकली समझते हैं ना, इट्स गोइंग टू बी टू मच ऑफ फन। तो अभी समझो आप अगर ऑफिस में आए हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, ऑफिस जाते हो, मम्मी ने आपके साथ आपको टिफिन भेज दिया, देन इन दैट केस आपको जो टिफिन मिला है आपको वही खाना है। क्या आपके पास चॉइस है? क्या नहीं। अब इसी के अगेंस्ट में मम्मी कहीं बाहर जा रही है, 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही है, और मम्मी आपको बोल रही है कि बेटा 5 दिन तू जोमेटो स्विगी से मंगा लियो। देन इन दैट केस अपने पास कितने सारे ऑप्शंस है, पाव भाजी भी मंगा सकते हैं, पंजाबी भी मंगा सकते हैं, चाइनीज भी मंगा सकते हैं। तो अगर मम्मी ने अपने को टिफिन दे दिया तो वो ही खाना पड़ेगा, अदरवाइज घर पे जाके मार पड़ेगी। तो मेरे पास चॉइस नहीं है। तो जब वो ही टिफिन खाना है तो चॉइस नहीं है, तो उसमें मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूं। बट ये अगर मम्मी ने बोला कि जा बेटा तेरे को जो खाना है खा ले, मैं 5 दिन नहीं हूं, तो मैं कहीं से कुछ भी मंगा सकता हूं। गिविंग राइज टू चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जब भी मेरे पास चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होना, तब मेरे को डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम पास किया होगा, उसके बाद में कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, आपने डिसीजन लिया कि आपको कॉमर्स लेना है। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थे। अगर समझो चॉइस ही नहीं होता, भाई एक ही स्ट्रीम है, सबको, सारी दुनिया को कॉमर्स ही लेना है, देन इन दैट केस आपने कहा कोई डिसीजन लिया, बाय डिफॉल्ट आपको वही करना था। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि डिसीजन मेकिंग इज एप्लीकेबल ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसके लिए, व्हेन देयर आर चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स
एंड वो फ्यूचर के लिए आपको लेना हो। तो मम्मी गई और मम्मी ने क्या बोला, बेटा 5 दिन बाहर से खाना मंगा लेना। अब खाने में क्या मंगाना है, कहना इसे वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, प्लस मेरे पास बहुत सारे चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, तो उसी में से मैं उस चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से ऑर्डर करूंगा, प्लस फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमेशा याद रखना। डिसीजन मेकिंग में दो चीज क्या होती है, पहला चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड दूसरा है फ्यूचर ओरिएंटेड। अगर ये दोनों मिल गए देन इन दैट केस आपको डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप डिसीजन ले रहे हो, अपने ये फूड के एग्जांपल को मैं अगर कंटिन्यू करूं, देन इन दैट केस आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप हो सकता है कि चाइनीज मंगाओ, चाइनीज अगर आप मंगाओगे तो 500 रुपीज का आपको पड़ेगा। अगर उसकी जगह पे दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप पंजाबी मंगा लो, पंजाबी मंगाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई 650 रुपीज में मिल जाए आपको, है ना। थर्ड ऑप्शन है आप साउथ इंडियन मंगा लो, साउथ इंडियन मंगाओगे तो हो सकता है कि 200 रुपीज में आपका काम हो जाए। सो आपके पास ये जो चॉइस है उसमें आप एनालिसिस करोगे, भाई एक 500 का है, एक 650 का है, एक 200 का है। कहना से आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो, करेक्ट। सो कोई भी डिसीजन लेने के पहले हर आदमी फाइनेंशियल एनालिसिस करता ही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कंसीडरेशन। सो अगर समझो मेरे को ट्रैवल करना है, ठीक है ना, मैं हूं एक मामूली आर्टिकल क्लर्क, तो मेरे पास ऑप्शंस है, मैं ओला उबर कर लूं, मेरे पास ऑप्शन है मैं कि कोई रिक्शा कर लूं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बस में जाऊं, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पैदल चले जाऊं। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूंगा तो डेफिनेटली ओला उबर कर लूंगा। समझ रहे हो। तो क्यों ऐसा, क्योंकि मेरा दिमाग फाइनेंशियली बाय डिफॉल्ट जाता है। तो जब भी मेरे को डिसीजन लेना है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई हैव टू कंसीडर इज फाइनेंशियल कंसीडरेशन। अब इसी के साथ साथ हमेशा याद रखना, आज की तारीख में आपको फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन का भी ध्यान लेना है। जैसे अगर आपने सोचा कि भाई चलो फाइनेंशियल कंसिडरेशन के हिसाब से मैं साउथ इंडियन मंगा लेता हूं, सबसे सस्ता है, बट यार साउथ इंडियन लास्ट टाइम खाया था तो मेरा पेट खराब हो गया था, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो नहीं नहीं साउथ इंडियन नहीं मंगाऊंगा। समझ रहे हो। या फिर से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चार ऑप्शन है ट्रैवल करने के लिए, रिक्शा है, ओला उबर है, बस है, या पैदल चल के जाओ। चलो पैदल चल के जाता हूं, सबसे चीप कंसिडरेशन, बट लास्ट टाइम पैदल चल के गया था, थक गया था, एंड नेक्स्ट डे फिर आई गॉट बीमार। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइनेंशियल कंसिडरेशन। तो आपको ध्यान में रखना है डेफिनेटली कि आपको फाइनेंशियली सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा लग रहा है, एट द सेम टाइम नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन उसको भी साथ में रखना है। तो अगर आप देखोगे ना डिसीजन मेकिंग मॉडल दिख रहा होगा आपको, देखो डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या बोलता है, सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। तो आपका क्लाइंट आएगा आपके पास, अब प्रैक्टिकली सोचना चालू करो, आपका क्लाइंट आएगा आपके पास और बोलेगा अरे सीए संकल्प सर हमारे ये प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए कहना इसे मेरे पास बतेरे बतेरे एज इन बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ऑल्टरनेटिव्स है उसी में से जो बेस्ट है उसका मेरे को डिसीजन लेना है। तो आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स एंड उसमें से जो अनफीजिबल ऑल्टरनेटिव है ना उसको एलिमिनेट कर दो। फिर बाद में कैश कॉस्ट कैलकुलेट करो हर एक ऑल्टरनेटिव का, जिसमें भी मेरे को कॉस्ट अच्छा बैठ रहा है उसको मिक्स करो नॉन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के साथ। सो आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड देन एग्जामिन टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, देन उसके नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एंड एथिकल इश्यूज को इवेल्युएट करो। तो डिसीजन लेना है तो हमेशा याद रखना आज के बाद दो एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, एक फाइनेंशियल कंसिडरेशन बट ऑब्वियस सी बात है, एंड दूसरा है नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। फिलहाल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को साइड पे रखते हैं, उसको अपने को लास्ट में टैकल करना है। फिलहाल फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे। तो कहना इसे फाइनेंशियल कंसिडरेशन मतलब अपना सपना मनी मनी। सो वी आर फोकसिंग एब्सोल्युटली ऑन टू थिंग्स, वन कितना कॉस्ट लग रहा है और सामने कितना उसका बेनिफिट हो रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज योर फाइनेंशियल कंसिडरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या बोला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज योर फाइनेंशियल कंसिडरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आपके पास कभी भी कोई भी क्लाइंट को इश्यू लेकर आए, आप उसका फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन ध्यान में रखोगे। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को फिलहाल मैं साइड पे रख रहा हूं, तो मेरा फोकस किसके ऊपर है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन के ऊपर। फाइनेंशियल कंसिडरेशन में दो बातें होती है, एक होता है कॉस्ट, दूसरा होता है बेनिफिट। बेनिफिट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेनिफिट मतलब इनफ्लो, सेल्स, रेवेन्यू, वो तो एकदम सिंपल होता है। देखो ना, आप कभी भी पीएनएल अकाउंट अगर बनाते हो देन इन दैट केस क्रेडिट साइड पे कितने आइटम्स होते हैं, हार्डली सेल्स, मिसलेनियस इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, खत्म। बट वही डेबिट साइड देखोगे तो कॉस्ट से भरा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज कॉस्ट, लेबर, टेलीफोन, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अपना फोकस अब किसके ऊपर है, ऑन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट
and cost for the purpose of decision making is divided into two parts, relevant cost and irrelevant cost. क्या बोला? Cost for the purpose of decision making is divided into two parts, relevant cost and irrelevant cost. ठीक है, तो कैसे पहुंचे यहाँ पे? वापस से सबसे पहले क्या चैप्टर कर रहे हैं अपन? डिसीजन मेकिंग. डिसीजन कब लोगे? व्हेन देयर आर चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स प्लस दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड. तो चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स प्लस फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब डिसीजन मेरे को लेना है. डिसीजन किस बेसिस पे लेना है? सर फाइनेंशियल कंसिडरेशन, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन. फिलहाल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को साइड पे रखा, फोकस है फाइनेंशियल कंसिडरेशन के ऊपर. फाइनेंशियल कंसिडरेशन में दो बातें होगी, एक होगा कॉस्ट, दूसरा होगा बेनिफिट. बेनिफिट इज वेरी सिंपल, जो भी इनफ्लो आया, जो भी रेवेन्यू आया, वो सब मेरा बेनिफिट हो गया. अब पूरा फोकस है कॉस्ट के ऊपर. कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक है रेलेवेंट कॉस्ट, दूसरा है इररेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट which changes with change in decision making is relevant cost, and irrelevant cost मतलब cost which does not change with change in decision making. आओ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. तो लेते हैं ये छोटा सा एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट. सबसे पहला है कि समझो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए. अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप प्रैक्टिस करेंगे, या तो आप जॉब करेंगे, या तो आप बिजनेस करेंगे. अगर आप प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो तो खुद का ऑफिस लेना पड़ेगा, बिजनेस करने का सोच रहे हो तो खुद का ऑफिस लेना पड़ेगा, और अगर आप जॉब कर रहे हो देन इन दैट केस ऑफिस लेने का टेंशन नहीं, क्योंकि वो तो सामने वाला ऑलरेडी लेके बैठ चुका है. सो अगर मेरे को कंपैरिजन करना है प्रैक्टिस एंड जॉब का, तो कहना है इससे मेरा डिसीजन चेंज होने पे कॉस्ट चेंज हो रहा है. अरे बोलो बोलो, टेल टेल, यस और नो. तो कहना है इससे अगर प्रैक्टिस और जॉब में मेरे को डिसीजन लेना है तो ऑफिस रेंट मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है. अगर मेरे को प्रैक्टिस और जॉब में डिसीजन लेना है तो कहना है इससे ये जो 2 लाख रुपए है, कहना है इससे ये वो रेलेवेंट कॉस्ट है. क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉस्ट विच इज चेंजिंग विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग. अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरे को 2 लाख का खर्चा नहीं करना है. अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं देन इन दैट केस मेरे को 2 लाख का खर्चा करना है. तो अगर मैं जो डिसीजन ले रहा हूं उस हिसाब से या तो 2 लाख बच रहा है या 2 लाख का खर्चा हो रहा है. कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग इज अ रेलेवेंट कॉस्ट. समझो ना, अगर मैं जॉब और बिजनेस को अगर कंपेयर करता हूं, अगर मैं जॉब और बिजनेस को कंपेयर करता हूं, तो क्या ये 2 लाख रुपए रेलेवेंट है क्या? यस सर, बिकॉज इट इज चेंजिंग विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग. अब अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस और बिजनेस को कंपेयर करूंगा तो आप मुझे बताओ क्या वो रेलेवेंट कॉस्ट है क्या? अगर मैं प्रैक्टिस और बिजनेस को कंपेयर करता हूं देन 2 लाख इज अ इररेलेवेंट कॉस्ट. बिकॉज मैं प्रैक्टिस करूं या मैं बिजनेस करूं, मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा तो होने ही वाला है. जब मुझे प्रैक्टिस और बिजनेस को अगर इवेल्युएट करना है ना, तो 2 लाख को मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा. इट बिकम्स अ इररेलेवेंट कॉस्ट. बिकॉज मैं कुछ भी डिसीजन लू, मेरा वो 2 लाख रुपए का खर्चा तो होने ही वाला है. इट बिकम्स अ इररेलेवेंट कॉस्ट. मेरे डिसीजन से वो कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है. अभी अंडरस्टैंडिंग? अब इसी का दूसरा मैंने और एक एग्जांपल लिया है, ऑफिस रेंट, जॉब सर रेलेवेंट, जॉब बिजनेस अपने एग्जांपल में रेलेवेंट. अब तक प्रैक्टिस और बिजनेस रेलेवेंट नहीं था, बट आप मुझे बताओ क्या ये सेकंड वाला जो पार्ट है, क्या इसमें ये 2 लाख और 3 लाख में कुछ रेलेवेंट है क्या? यस सर, 2 लाख तक दोनों ही रेलेवेंट है, बट जो 1 लाख एडिशनल बिजनेस में लग रहा है ना, दैट बिकम्स अ रेलेवेंट कॉस्ट. तो मेरे सेकंड एग्जांपल में अगर मैं प्रैक्टिस वर्सेस बिजनेस को कंपेयर करता हूं देन उसमें मेरा रेलेवेंट कॉस्ट कितना हो जाता है? कहना इसे 3 लाख माइनस 2 लाख, भाई 2 लाख तो दोनों में ही होने वाला है. एडिशनल इंक्रीमेंटल कितना है सर? 1 लाख है ना. वो जो 1 लाख है वो आपका रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा. वो जो 1 लाख है ना वो आपका रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा. अभी क्लियर एवरीबॉडी विद दिस एग्जांपल? सो क्या बोला? रेलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग, बिजनेस जॉब, प्रैक्टिस जॉब. कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग इज अ इररेलेवेंट कॉस्ट. क्या एग्जांपल? प्रैक्टिस बिजनेस, 2 लाख का अगर दोनों में लगने ही वाला है कॉस्ट, तो समझो एक में 2 लाख है, एक में 3 लाख है, डेफिनेटली देन इट विल रिजल्ट इनटू अ एडिशनल, खाली वो जो एडिशनल पार्ट है उसके लिए वो रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगा. अभी क्लियर एवरीबॉडी? अब रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त कुछ फंडामेंटल 3 चीजों का ध्यान रखना है. एक, कितना कॉस्ट आपका फ्यूचर में इंकर होने वाला है, इसको और डिटेल में आगे अपन लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी. प्लस बेनिफिट लॉस, इसको अपन प्यार से अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। एंड थर्ड है लेस बेनिफिट गेन। तो अगर फ्यूचर में अपने को ये डिसीजन लेने से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है तो वो उतना पार्ट रेलेवेंट कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, बिकॉज उतना मेरा नेट नेट जो भी रेलेवेंट कॉस्ट है उसके लिए गेन जो भी है उतना माइनस हो जाएगा। अब जो मेरा इधर फाइनल आंसर आया दैट इज कॉल्ड एज माई रेलेवेंट कॉस्ट, और इस रेलेवेंट कॉस्ट की बेसिस पे मुझे फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है। तो सपोज मेरे को 3 डिसीजन लेना है, एक का रेलेवेंट कॉस्ट आया 10 लाख, एक का रेलेवेंट कॉस्ट आया 8 लाख, एक का रेलेवेंट कॉस्ट आया 6 लाख। तो जो मेरा 6 लाख आया कैन आई से वो लीस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है, आई विल गो अहेड विद दैट डिसीजन। अगर मुझे खाली फाइनेंशियली सोचना है तो अब उसमें आज की तारीख में डिसीजन लेते वक्त उसमें मैं और क्या चीज ऐड करूंगा कि भाई मेरा क्वालिटी कैसा है, क्या मैं ये डिसीजन लेने से क्या कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, क्या एनवायरमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। ऑल ऑफ दैट कंबाइंड विद माय रेलेवेंट कॉस्ट विल गिव मी फाइनल डिसीजन। रेलेवेंट कॉस्ट को और सब डिवाइड किया गया है उसको अपन आगे पढ़ेंगे, बट प्राइमा फेसी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डिसीजन मेकिंग मॉडल भी आपको क्लियर हो गया होगा। डिफाइन द प्रॉब्लम, जैसे ही आपने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम को आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, उसमें जो फालतू का ऑल्टरनेटिव्स है उसको बोलो हटा, सावन की घटा, उसको बाहर कर देंगे। अब जो मेरे पास ऑल्टरनेटिव बचला है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके जो मेरा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ रहा है ईच ऑल्टरनेटिव का, दैट प्लस नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन मिक्स करके फाइनली मेरे को क्या लेना है, सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव विद ग्रेटेस्ट ओवरऑल बेनिफिट। सो आई होप डिसीजन कैसे लेना है आपको समझ में आ गया होगा, विच इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। अब ये रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आओ उनके ऊपर चलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल डन एंड डस्टेड। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेसिकली सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का जो इंटरकनेक्शन है। आप लोग ने अपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, बड़ा ही सिंपल है। जैसा आप देख सकते हो रेवेन्यू है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, लेवल ऑफ एक्टिविटी है, इन सब के इंटरकनेक्शंस को यूज करके कैफे बनता है, आपको डिसीजन लेना है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले अपन इंटरमीडिएट में क्या बनाते थे, कैन आई से मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, विच इज नथिंग बट योर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, विच इज नथिंग बट योर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू योर नेट प्रॉफिट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ आवर मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं अपन लोग इधर, सेल्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना, जैसे ही वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेगा इट विल गिव राइज टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिक्स्ड कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट रिकवर करना। जब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लेता है, ध्यान से सुनो, जब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लेता है उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एंड हेंस द फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि कंट्रीब्यूशन तक पहुंचे हो मतलब आप वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो, तभी आप कंट्रीब्यूशन तक पहुंचे हो। अब जैसे ही कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लेगा, कैन आई से अपना ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। हेंस द फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन के लिए अपन लोग बोल सकते हैं, कैन आई से वी यूज द फॉर्मूला पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो इसको प्यार से पीवी रेशियो को प्यार से कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। बोलो बोलो चल चल, नेट प्रॉफिट रिकवर करना, कहने से नाउ यू आर सेफ। सो जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट को आप पार कर देते हो यू आर सेफ, कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पॉइंट बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट टू अर्न प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो आप कर सकते हो, जैसा मैंने बोला पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। आर वी क्लियर? सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन केस कुछ भी एग्जाम में सीवीपी से रिलेटेड आता है ये बेसिक चीजें यूज करनी है अपने को। अभी क्लियर एवरीबॉडी? उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चलो एक बार वापस एवरीबॉडी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। सेल्स का काम है वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना, उससे मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन रेशियो या पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन का काम है पहले फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। फिर बाद में जैसे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, नाउ वी आर सेफ, इट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
Are we absolutely clear? Break even sales plus margin of safety sales is equal to total sales. इसको एक स्मॉल लेवल पे आप फॉर्मूला वाइज बोल सकते हो, सीवीपी एनालिसिस। क्लियर? अब आते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन अब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल के ऊपर। दोनों में खाली एक डिफरेंस है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑन पर यूनिट बेसिस। कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन। फिक्स्ड अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में खाली एक डिफरेंस है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट इन अब्जॉर्प्शन इज ऑन अ पर यूनिट बेसिस। कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन, या जिसको आप बोल सकते हो नॉर्मल कैपेसिटी। तो उससे आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। वेयर एज इन मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी टोटलिटी पे रहता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के ऊपर। In marginal costing, valuation of stock is done on basis of variable production overhead per unit. In absorption costing, valuation of stock is done on basis of variable production overhead per unit प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, जो अभी मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करना। तो जब वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करोगे ना, क्या ध्यान में रखना है? एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, एंड इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन ऑन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। आओ फटाफट इसको भी रीड कर लेते हैं। सो एज पर सीआईए में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। इधर अपन लिखेंगे टू द प्रोडक्ट अब्सॉर्ब्ड ऑन बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। और ये प्री डिटरमाइंड रेट क्या है? fixed overheads divided by budgeted fixed overheads divided by budgeted production एज पर नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स करते हैं, और उसमें क्या लेते हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। एक सब जुगड़ू। और बाद में आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू सीआईए में मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ practice of ascertainment of cost and its effects on profit based on changes in volume or output. इसमें variable cost are treated as product cost, charged to the product, and fixed cost are treated as period cost. Period cost मतलब fixed cost is not on per unit basis. It depends के कितने duration के लिए, कितने period के लिए आपका वो production होने वाला है। Written off against profit, इसमें valuation of stock कैसे होता है? Only based on variable production overheads per unit. In a nutshell मैंने आपको क्या समझाया था? Absorption में fixed cost क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। वेयर मार्जिनल में क्या होता है? बेसिस ऑन पीरियड मतलब डिपेंड्स के कितने ड्यूरेशन के लिए है, बस। सो सिंपल। वापस से मैं बोलता हूं, अब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। कैसे? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन, एंड उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के ऊपर। स्टॉक कैसे वैल्यू होता है? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। एंड इन केस ऑफ मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑन टोटलिटी बेसिस, एंड उसमें स्टॉक कैसे वैल्यू होता है? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट के बेसिस पे। बस इस बेसिस पे अगर कुछ मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का डिफरेंशिएशन का आया, देन इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व। एंड इसी के साथ अपन लोग आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, विच इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो आई होप अब्जॉर्प्शन मार्जिनल क्लियर। तो रेलेवेंट कॉस्ट के लिए अपना वो एग्जांपल अपना क्लियर हो चुका है। सीए इन प्रैक्टिस वर्सेस सीए इन जॉब। Cost which is changing with change in decision making is called as a relevant cost. So future costs that differ across alternatives, decisions impacting profitability are always based on relevant cost. So अपने को बहुत बहुत क्लियरली समझना है relevant cost and its bifurcation. बट उसके पहले अपने कुछ 3 टर्मिनोलॉजीज है, वो मैं आपको बता देता हूं, एंड कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स है फॉर रेलेवेंट कॉस्ट। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट को एकदम बाइफरकेट करके समझेंगे। बट वापस से एक बार रिवाइज कर लो। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग। इररेलेवेंट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग। पहला टर्मिनोलॉजी है मेरा यहाँ पे संक कॉस्ट विच इज इररेलेवेंट एंड पास्ट, यानी अगर मैंने कोई खर्चा कर दिया है, देन इन दैट केस अब मेरे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो पास्ट का जो कॉस्ट है उसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। इट इज कॉल्ड एज संक कॉस्ट, एंड डिसीजन मेकिंग के लिए संक कॉस्ट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। सो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, पास्ट कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्यूचर बिजनेस। तो डिसीजन मेकिंग के लिए अगर आपको ऐसा कोई कॉस्ट दिखा कि भाई ये पास्ट में इंकर हो चुका है और अब फ्यूचर में मैं डिसीजन यस करूं, नो करूं या कोई भी ऑल्टरनेटिव चूज करूं, वो कॉस्ट मेरा रिकवर नहीं हो सकता, वो हो चुका है इंकर, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ संक कॉस्ट।
रेलेवेंट, इग्नोर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। सेकंड मेरा कॉन्सेप्ट है कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब भाई मैंने खर्चा कर दिया है पर उसका बेनिफिट शायद मेरे को फ्यूचर में मिले ना मिले, इट ऑल डिपेंड्स कि मैं क्या डिसीजन लेता हूं, बट खर्चा तो कर दिया। अब डिसीजन मैं कुछ भी लूं, अब डिसीजन मैं कुछ भी लूं, वो खर्चा हो गया है, उसका मेरे को रिकवरी नहीं होने वाला है। भले ही शायद मैं अगर डिसीजन यस नो करता हूं तो उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिले, बट एनी विच केस डिसीजन के लिए वो इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि खर्चा मैंने कमिट कर दिया है। सो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डन एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मेड एंड कैन नॉट गेट ऑफ। सो आपने से फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग क्लासेस में जाके एक्स्ट्रा फीस भर दिया, बोल दिया कि भाई चलो ये लो आपका 20,000 रुपया एडवांस आपने भर दिया। अब आप सोच रहे हो यार मैं सीए करूं या नहीं करूं। अब आप सीए करो या आप सीए नहीं करो, वो 20,000 रुपया जो आपने फ्यूचर के लिए दिया था वो तो गया, आपका कमिटेड कॉस्ट हो गया, इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट फोरगोन ऑन वन कोर्स व्हेन सिलेक्टिंग द अदर ऑल्टरनेटिव। इसका मेरे पास एक मस्त एग्जांपल है, आओ देखो। तो ये देखो, बेनिफिट फोरगॉन व्हेन वन कोर्स ऑफ एक्शन इज चूजन फॉर अनदर। सो अब अपने पास चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, कब? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मेरे पास चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, मैं टीचिंग करके खुद का कोचिंग क्लासेस खोल लू, मैं पीडब्ल्यूसी ज्वाइन कर लू तो मुझे 8 लाख का सैलरी मिलेगा, ईवाई ज्वाइन कर लू तो 9.5 लाख का, केपीएमजी ज्वाइन करूं तो 6 लाख का। बट मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, आई विल टेक टीचिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। तो अब मैंने सिलेक्ट क्या किया है? टीचिंग, ठीक है ना। सो वन कोर्स ऑफ एक्शन इज चूजन, बट कैन आई से मैंने तीन मेरे डिसीजंस फोरगो कर दिए। अब इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? मैं तीनों को ऐड करूंगा क्या? नहीं। तीनों में से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? अगर मेरे को खाली फाइनेंशियल बेसिस पे डिसीजन लेना है तो कैन आई से ईवाई इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको मैं फोरगो कर रहा हूं। ये जो बेनिफिट मैं फोरगो कर रहा हूं ना, विल बिकम अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विल बिकम अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर माय कोचिंग क्लासेस। तो जब मैं मेरे कोचिंग क्लासेस का इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उसमें रेवेन्यू लिखूंगा, उसमें लेस कॉस्ट करूंगा, वो जो कॉस्ट मैं लेस करूंगा ना, डेफिनेटली उसमें ये 9,50,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ रेलेवेंट कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा याद रखना एक रेलेवेंट कॉस्ट होगा, बिकॉज अगर आप ये ऑल्टरनेटिव चूज नहीं करते देन इन दैट केस यू वुड हैव गॉट 9,50,000। सो वो 9,50,000 इस ऑल्टरनेटिव के लिए क्या बन जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आओ कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं रेलेवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला, इट शुड रिजल्ट इन कैश आउटफ्लोज, सो कैश का आउटफ्लो होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी रिलेटेड टू फ्यूचर। थर्ड, इट शुड बी इंक्रीमेंटल इन नेचर। जैसा इधर मैंने आपको ये वाले एग्जांपल के टाइम पे बताया था कि भाई देखो 2 लाख इधर है और 2 लाख इधर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इधर 2 लाख है और इधर 3 लाख है, कैन आई से 1 लाख इंक्रीमेंटल है, दैट बिकम्स अ रेलेवेंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मोस्ट रेलेवेंट कॉस्ट। अभी अपन ने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 9,50,000 जो ईवाई में कमा रहा था, दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर माय कोचिंग क्लासेस बिजनेस। सम कॉस्ट एंड कमिटेड कॉस्ट आर इररेलेवेंट कॉस्ट। सम कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट क्या है अपने को पता चल गया, एक है इररेलेवेंट प्लस प्लस, दूसरा है इररेलेवेंट प्लस फ्यूचर। दोनों में अपना पैसा जा चुका है, अब डिसीजन कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो पैसा तो गया। सो इसके लिए इट बिकम्स इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब रेलेवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई मैंने कर लिया है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। याद है मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया था? रेलेवेंट कॉस्ट का जब भी आपको स्टेटमेंट बनाना होना, रेलेवेंट कॉस्ट का जब भी आपको स्टेटमेंट बनाना होना तो कॉस्ट टू बी इंकर्ड क्वेश्चन आपको देगा, क्या कॉस्ट टू बी इंकर्ड है वो देख लो, प्लस बेनिफिट लॉस मतलब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेस बेनिफिट गेन, तो जो भी आप बेनिफिट अगर वो डिसीजन से मिल रहा है उतना माइनस कर दो, ये तीनों को मिला के बनता है आपका रेलेवेंट कॉस्ट। तो उसमें ये जो कॉस्ट टू बी इंकर्ड वाला चीज है ना, आओ इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये रेलेवेंट कॉस्ट को 5 चीज में डिवाइड किया गया, यू कैन से। पहला है मेरा मटेरियल, पहला है मेरा मटेरियल का रेलेवेंट कॉस्ट, दूसरा है मेरा लेबर का रेलेवेंट कॉस्ट, थर्ड है मेरा वेरिएबल का रेलेवेंट कॉस्ट, फोर्थ है मेरा फिक्स्ड का रेलेवेंट कॉस्ट एंड लास्ट है मेरा मशीन का रेलेवेंट कॉस्ट। आइए एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है मटेरियल। मटेरियल के लिए दो ऑप्शन हो चुके हैं, ये हो सकते हैं या तो वो मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है या वो मटेरियल मेरा इन स्टॉक है। अगर वो मेरा मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है, अब है ना एक प्रोजेक्ट के नजर से देखो, ठीक है ना। समझो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया और वो प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी मटेरियल का जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट आया कि आपको ऐसा कोई रिमोट कंट्रोल बनाना है। अब ये रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए मेरे को मटेरियल की जरूरत लगेगी।
दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो मटेरियल मेरे पास है या वो मटेरियल मेरे पास नहीं है। अगर वो मेरे पास मटेरियल है ही नहीं, देन इन दैट केस मेरे को बाहर से लाना पड़ेगा। तो जितना भी मैं बाहर से लेकर आ रहा हूं वो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा। इफ मटेरियल इज आउट ऑफ स्टॉक, देन इन दैट केस रेलेवेंट कॉस्ट, आरसी मतलब रेलेवेंट कॉस्ट, इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट और परचेस कॉस्ट फ्रॉम द मार्केट। आर वी क्लियर? यस सर। दूसरा, अगर मेरे पास मटेरियल इन स्टॉक ऑलरेडी है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो इन यूज है या वो नॉट इन यूज है। अगर वो इन यूज है मतलब कई और प्रोडक्ट के लिए वो ऑलरेडी यूज हो रहा है, अब अगर ये रिमोट कंट्रोल बोलेगा नहीं नहीं मेरे को ये वाला मटेरियल चाहिए, तो मैं जाऊंगा और वो वाला मटेरियल ले लूंगा। देन कैन आई से अदर प्रोडक्ट जिसके लिए वो लाया था, कैन आई से उसको भी तो जरूरत पड़ेगा, तो इमीडिएटली आप क्या करोगे, बाहर से मंगवा लोगे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये रिमोट कंट्रोल प्रोजेक्ट की वजह से बाहर से मेरे को लाना पड़ा, सो दैट विल बिकम अ रेलेवेंट कॉस्ट। सो इन केस इन स्टॉक है बट रेगुलरली यूज हो रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स उसको यूज कर रहे हैं। सो दैट बिकम्स माय रेलेवेंट कॉस्ट। क्या उसको कहते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, परचेज फ्रॉम आउटसाइड इज एज गुड एज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो यहां पे भी अगर इन स्टॉक है और रेगुलर यूज में है, फास्ट मूविंग जिसको बोलते हो, देन इन दैट केस रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज परचेज कॉस्ट फ्रॉम मार्केट। दूसरा ऑप्शन है इन स्टॉक बट नॉट इन यूज, तो मतलब आप ऑलरेडी उसको फेंकने ही वाले थे, ओएलएक्स पे बेचने ही वाले थे, ठीक है ना। तो कोई भी स्टॉक अगर आपका नॉट इन यूज है, कोई भी स्टॉक आपका नॉट इन यूज है, तो आप उसको अज्यूम कर सकते हो कि ओएलएक्स पे बेच दे। अब अगर आप ओएलएक्स पे वो मटीरियल को बेचने ही जा रहे थे, बराबर है, तो सपोज वो मटेरियल को आप बेचते तो आपको 10,000 मिलता। अब ये जो मेरा रिमोट का प्रोजेक्ट है ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को इस मटेरियल की जरूरत है, तो वो उसको रोक लेगा। रिमोट का जो प्रोजेक्ट है वो ये मटेरियल को बाहर बेचने से रोक लेगा। इफ दैट हैपेंस, कैन आई से ये मटेरियल बोलेगा भाई मैं अभी अपने आप को 10,000 में बेचने जा रहा था, रिमोट का जो प्रोजेक्ट है बोलेगा नहीं नहीं मैं इसका तेरे को कॉस्ट दे दूंगा 10,000 रुपया। सो कैन आई से इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रेलेवेंट बन जाएगा, या जिसको आप बोल सकते हो रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये अपने आप को मार्केट में बेच के रियलाइजेबल वैल्यू जो ले सकता था, अब ये प्रोजेक्ट उसको दे देगा, प्रोजेक्ट के लिए वो क्या बन जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है कि ये अपने आप को बाहर बेचे या इसका कोई सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल हो, सब्सटीट्यूट यूज भी अवेलेबल हो। अब समझो ना वो ईवाई वाला वो वाला एग्जांपल लो। समझो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन था, मैंने तीनों ऑप्शन लिया कि तीनों में से जो हाईएस्ट ऑप्शन था वो लिया, तीनों में से जो हाईएस्ट ऑप्शन था वो लिया। इन द सेम वे सपोज कोई नॉन मूविंग प्रोडक्ट है, नॉन मूविंग मतलब नॉट इन यूज प्रोडक्ट है, उसके दो ऑप्शन है, एक तो बाहर ओएलएक्स पे बेच दे, दूसरा उसको एज अ सब्सटीट्यूट कोई दूसरे मटेरियल में यूज कर ले। अगर ओएलएक्स पे बेचेगा तो 10,000 मिलेगा, बाहर सब्सटीट्यूट कर लेगा तो 12,000 का सेविंग्स हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 12,000 वाला ऑप्शन अपन लेंगे। अब ये प्रोजेक्ट आएगा और उसको बोलेगा सुन सुन तू वो सब्सटीट्यूट मत हो, मेरे मेरे प्रोजेक्ट में आ जा, ठीक है। तो अगर मैं तेरे प्रोजेक्ट में आऊंगा तो मेरा 12,000 का नुकसान हो जाएगा, मैं तेरे को लाके दे दूंगा। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज हायर। सो अब यहाँ पे इन स्टॉक का रिस्ट्रिक्टेड यूज होगा या नो यूज होगा, अगर डेड स्टॉक है तो no use elsewhere, realizable cost is relevant cost is your realizable value. But अगर use as a substitute है, then in that case realizable value or substitute value whichever is higher, realizable value or substitute value whichever is higher. और एक आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन आ सकता है कभी कभी आपको एग्जाम में कि समझो कोई टॉक्सिक मटेरियल है, अब वो टॉक्सिक मटेरियल आपको डिस्पोज करने जाना पड़ेगा और डिस्पोज करने का आपको 10,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्पोज करोगे, डिस्पोज करने का 10,000 होता है ना, कई बार आपको कोई कचरा फेंकना है तो कचरा फेंकने का भी आपको कॉस्ट इंकर करना पड़ता है। तो अब आप वो कचरा फेंकने ही जा रहे थे और वो कचरा फेंकने का आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर होने वाला था। ये रिमोट का प्रोजेक्ट आएगा और बोलेगा सुन सुन कचरा तू बाहर जाके अपने आप को मत फेंक, मेरे को काम आ जाएगा। तो कैन आई से वो जो 10,000 रुपए का खर्चा ये कचरा फेंकने का होने वाला था वो मैंने सेव कर लिया है, दैट विल रिजल्ट इनटू अ रेलेवेंट रेवेन्यू फॉर द प्रोजेक्ट। अब तक क्या था भाई, वो अपने आप को बेच रहा था और पैसा कमा रहा था, वो अपन ने रोक लिया और एज ए कॉस्ट ले लिया। अब यहां पे अपन इसको जाके डिस्पोज करने वाले थे, खर्चा करने वाले थे, खर्चा इसने रोक लिया, तो जो खर्चा रोका है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेलेवेंट रेवेन्यू। भाई अगर रेवेन्यू तुम्हारा रोक लिया हमने तो उसको हमारे कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो तुम्हारा खर्चा अगर रोका है तो कहने से वो हमारे को एज अ रेलेवेंट रेवेन्यू मिलना चाहिए ना। सो इन केस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल
its disposal cost is considered as relevant revenue of the project. I hope we are clear everybody. वापस से मटेरियल में दो बातें हो सकती है, या तो वो इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है. अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ बाहर से लेकर ही आना पड़ेगा, परचेस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, दैट बिकम्स माय रेलेवेंट कॉस्ट. अगर इन स्टॉक हुआ तो दो बातें हो सकती है, इन यूज होगा नॉट इन यूज होगा. इन यूज होगा तो बाहर से लाना पड़ेगा, परचेस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट. नॉट इन यूज हुआ तो दो बातें हो सकती है, या तो वो रियलाइजेबल वैल्यू या सब्स्टिट्यूट वैल्यू, whichever is higher will become the relevant cost. अगर टॉक्सिक मटेरियल हुआ देन इन दैट केस टॉक्सिक मटेरियल का जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो बन जाएगा प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट रेवेन्यू. आई होप वी आर क्लियर विद रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल. अब आप आईसीएआई का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वो यहां पे ही फिट होगा एंड डायरेक्टली आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो. इसी के साथ चलेंगे अपन किसके ऊपर, लेबर के ऊपर. सेम वे लेबर का भी मैंने ऐसा चार्ट बनाया. इंस्टीट्यूट का आप कोई भी क्वेश्चन लो, यहां पे वो फिट होना ही होना है, ये मेरी गारंटी है. चलो, लेबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, या तो वो कैजुअल लेबरर होगा या परमानेंट लेबरर होगा. कैजुअल लेबरर का मतलब जब मेरे को प्रोजेक्ट के लिए जरूरत चाहिए तब मैं वो लेबरर को बुलाऊंगा, वो काम करेगा, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया वो चले जाएगा. परमानेंट लेबरर का मतलब वो मेरे परमानेंट सैलरी के ऊपर है. कैजुअल लेबरर का मतलब जब मेरे को प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तब मैंने उसको बुलाया, वो आया, काम करेगा, काम करके निकल जाएगा. कैजुअल लेबरर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. या तो वो फ्रीली अवेलेबल है तो उसको कहते हैं अपन लोग नॉर्मल, या तो वो बिजी है. अगर नॉर्मल लेबरर है तो इन दैट केस उसके लिए रेलेवेंट होगा कॉस्ट टू बी इंकर्ड, उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगा कॉस्ट टू बी इंकर्ड. एंड जो मेरा बिजी है उसके लिए आएगा कॉस्ट टू बी इंकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, कॉस्ट टू बी इंकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस. इफ नथिंग इज गिवन ऑलवेज अज्यूम टू बी कैजुअल लेबरर. ठीक है, सो दो बातें हो सकती है, या तो वो नॉर्मल है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरे क्लासेस का. सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरे को क्लासेस में एक क्रैश कोर्स करवाना है एफआर का, तो मैंने एफआर के प्रोफेसर को कॉल किया, मैंने बोला कि हाँ भाई एफआर के प्रोफेसर आप अवेलेबल हो क्या? हाँ मैं अवेलेबल हूँ, आ जाओ. अगर वो आए, उन्होंने बैच लिया, बैच का उनका कॉस्ट था 2 लाख रुपया, मैंने उनको 2 लाख रुपया दिया, वो आके चले गए, तो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट कितना हुआ? 2 लाख रुपया. नॉर्मल कैजुअल लेबरर जब बुलाया, बैच लिया, आए, चले गए, कोई हम लोग का और रिलेशन नहीं है. सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई बिजी लेबरर है, जैसे हमारा जीएसटी का प्रोफेसर हो गया अगर फॉर एग्जांपल, तो जीएसटी का प्रोफेसर बोल रहा है कि नहीं मैं तो ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हूं, मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए इसके लिए, तो इन दैट केस उसको बुलाने के लिए कहना से मुझे और कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. उसको बोलना पड़ेगा भाई तू अगर ऑलरेडी बिजी है तो वो काम छोड़ के मेरे पास आ जा, तो जो काम तू उधर कर रहा था उसका एक्स्ट्रा पैसा मैं तेरे को दे दूंगा, तेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी मैं रिकवर करवा के दे दूंगा. सो इन शॉर्ट कैजुअल प्लस बिजी लेबरर के लिए मेरा रेलेवेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट टू बी इंकर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या बोला? कॉस्ट टू बी इंकर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आर वी क्लियर? यस सर, क्लियर. ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है लेबरर अगर परमानेंट हुआ तो लेबरर अगर परमानेंट हुआ तो अगेन दो बातें हो सकती है, या तो वो नॉर्मल है विच इज आइडल, या फिर वो बिजी है. अगर वो परमानेंट लेबरर आइडल हुआ देन इन दैट केस कोई रेलेवेंट कॉस्ट आएगा ही नहीं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरा कोचिंग क्लासेस है, मेरा एक मैथ्स का प्रोफेसर है जो सुबह 9 बजे आता है, शाम को 6 बजे आता है जाता है. अब वो सुबह 9 से 1 में उसका एक बैच अनाउंस्ड है, 1 to 4 में उसका एक बैच अनाउंस है, 4 to 6 वो फ्री बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो भी मेरे को तो उसको 9 to 6 के लिए जो 50,000 का पर मंथ सैलरी है वो उसको देना ही पड़ेगा. अब 4 to 6 के टाइम पे मैं सोच रहा हूं मैं एक नया बैच चालू कर दूं, और वो 4 to 6 के बैच के लिए अगर मैंने उसको अलॉट कर दिया तो भी मेरे को तो उसको मंथली सैलरी 50,000 देना था 4 to 6 जब वो काम नहीं कर रहा था, तो भी आज वो 4 to 6 का काम कर रहा है तो भी मैं तो उसको टोटल जो सैलरी दे रहा हूँ वो 50,000 ही है, तो कैन आई से मेरे से कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं गया. तो अगर परमानेंट लेबरर आइडल है तो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाता है 0 सिंस द कंपनी है स्पेयर कैपेसिटी. बट अगर मेरा परमानेंट लेबरर बिजी है, मतलब 9 to 1 वो एक बैच ले रहा है और 1 to 6 दूसरा बैच ले रहा है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं 1 to 6 में तू कोई और बैच चालू कर दे, तो अब 1 to 6 वो जो बैच ले रहा था वो नहीं ले पाएगा, तो ठीक है उसके जगह पे 1 to 6 में वो दूसरा बैच ले लेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, तो भी उसको जो सैलरी 50,000 मिलना था वो तो वही है. बट 1 to 6 का जो बैच उसने अभी फोरगो करके दूसरा बैच लिया है, तो वो जो फोरगो करके जो उनका कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है ना कंपनी का, दैट विल बिकम रेलेवेंट कॉस्ट. तो अगर परमानेंट प्लस बिजी हुआ तो कंट्रीब्यूशन लॉस विल बिकम योर
रेलेवेंट कॉस्ट। सो लेबरर के लिए दो बातें हो सकती है, कैजुअल या परमानेंट। अगर कैजुअल प्लस नॉर्मल है, एफआर का प्रोफेसर आया, बैच लिया, गया, कॉस्ट टू बी इंकर्ड विल बिकम माय रेलेवेंट कॉस्ट। अगर वो कैजुअल प्लस बिजी है, देन इन दैट केस कॉस्ट टू बी इंकर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरा जीएसटी का प्रोफेसर। अगर वो परमानेंट लेबर है और आइडल है, देन इन दैट केस रेलेवेंट कॉस्ट इज जीरो, बिकॉज एनी विच केस उसको जो सैलरी मिलने वाला है वही सैलरी मिलेगा। बट अगर वो बिजी है, उसको मैं दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल के यहां पे डाल रहा हूं, देन इन दैट केस उसका जो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा। तो परमानेंट प्लस बिजी हुआ, देन इन दैट केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बिकम द रेलेवेंट कॉस्ट। इन केस एग्जामिनर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखता है कि वो कैजुअल है या परमानेंट, आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि वो कैजुअल लेबरर है। तो आई होप लेबर भी आप लोग को एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बस ये चार्ट आपको बराबर से अप्लाई करना है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो, ये चार्ट में से ही सेट होगा, पुट अप एंड यू गेट द आंसर। लॉजिकली समझ गया? डन। नेक्स्ट है मेरा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में दो पार्ट है, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स। वेरिएबल इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल, इज ऑलवेज रेलेवेंट। तो कितना आएगा वेरिएबल का कॉस्ट, जितना भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड फिक्स के केस में तीन बातें हो सकती है, या तो वो अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, या अब्सॉर्ब इन नेचर है। अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं डिसीजन लेता हूं, देन इन दैट केस वो फिक्स कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। अगर मैं डिसीजन लेता हूं कि मेरे को नहीं करना है कोई काम, तो वो फिक्स कॉस्ट मेरा बच जाएगा। तो ये आप इसको बोल सकते हो कि ये स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर है। तो अगर स्पेसिफिक है, अवॉइडेबल है वर्ड अगर आपको यूज कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो स्पेशली आपके डिसीजन के लिए इंकर किया जा रहा है, एंड हेंस इट विल बिकम अ रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट टू बी इंकर्ड, एंड कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, देन ऑब्वियसली उसका रेलेवेंट कॉस्ट होता है निल, ये अपने को पता है। और एक ऑप्शन है मेरे पास अनअवॉइडेबल या अब्सॉर्ब, मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मैंने रेंट पे क्लासेस लिया है एंड 50,000 रुपीज का मैं उसको रेंट दे रहा हूं, ठीक है। फिलहाल मेरा लेक्चर टाइमिंग है मॉर्निंग 7 to 1, 1 to 6 और 6 to 9, में ऐसे पूरा 7 सुबह 7 से रात को 9 बजे तक मेरे क्लासरूम यूज कर रहा हूं। अब मेरा जो 7 to 9 वाला बैच है ना, शाम को 7 to 9 वाला बैच वो मेरा खत्म हो गया। अब मैं उतना जो 7 to 9 वाला बैच है वो मेरा फ्री बैठा है, उसमें कुछ मेरा कॉस्ट इनकम मतलब कोई मेरा बैच चल ही नहीं रहा है, तो भी मेरे लैंडलॉर्ड को तो मुझे 50,000 देना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है, इट इज अब्सॉर्ब इन नेचर। से फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्टाफ है जिसको मैं 15,000 रुपए का सैलरी दे रहा हूं, और अभी मेरे पास दो बैचेस है, एक है सीए फाउंडेशन का, दूसरा सीए इंटरमीडिएट का। अब मैं सोच रहा हूं चलो मैं सीए फाइनल का भी बैच चालू करता हूं। अब तक मैं क्या करता था, वो जो 15,000 था वो दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड करता था, सीए फाउंडेशन 7,500 और सीए इंटरमीडिएट 7,500। अब मैं क्या करूंगा, मेरे तीन बैचेस हो गए, तो वो 15,000 को तीन में अब्सॉर्ब कर दूंगा, 5,000 5,000 5,000। क्या कुछ इंक्रीमेंटल मेरा खर्चा हुआ? क्या नहीं। सो इट वाज जस्ट अब्सॉर्ब्ड इन नेचर। मतलब अगर कोई भी डिसीजन की वजह से कोई इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा अवॉइडेबल खर्चा नहीं हो रहा है, तब तक वो रेलेवेंट नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा, irrelevant, because irrespective of the decision they have to be incurred। and avoidable अगर हुआ, specific अगर हुआ, then in that case it will become relevant। and last मेरा जो relevant cost का aspect है वो है relevant cost of machinery। इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, या तो इफ द प्रोजेक्ट डज नॉट कंज्यूम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ मशीनरी, मतलब हार्डली कुछ यूज हो रहा है, देन इन दैट केस चलो आपको फ्री में दिया, इररिलेवेंट निल, कोई टेंशन नहीं है। बट और दो ऑप्शन जो है वो, इफ द प्रोजेक्ट कंज्यूम सब्सटेंशियल पार्ट, तो दो बातें हो सकती है क्या, या तो वो रेगुलर यूज है या नॉट इन यूज है। अगर वो रेगुलर यूज मेरा मशीनरी है, देन इन दैट केस रेलेवेंट कॉस्ट विल बिकम डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और अगर वो यूज में नहीं है, देन इन दैट केस इट विल बिकम रियलाइजेबल वैल्यू, डिफरेंस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरा ये मशीन है एंड नॉट इन यूज है, देखो ना इधर क्या लिखा है, नो यूज ऑफ मशीन। तो अगर ये मेरा मशीन है नॉट इन यूज है, तो कोई भी चीज नॉट इन यूज है तो मैं क्या करता हूं, OLX पे बेच दे। तो मैं इसको OLX पे बेचने को जा रहा था, 1 लाख रुपए मिल रहे थे मेरे को। अब ये प्रोजेक्ट बोल रहे हैं नहीं नहीं OLX पे मत बेच, मैं इसको यूज करूंगा। अगर मैं इसको यूज कर लिया, देन इन दैट केस कहना से ये मशीन यहाँ पे यूज हो गया। अब 1 साल के लिए प्रोजेक्ट चला और फिर वापस मशीन बेचने को गए, तो मेरे को अब 75,000 रुपीज ही मिल रहा था। तो कहना से ये प्रोजेक्ट की वजह से 25,000 का वैल्यू कम हो गया उसका, तो वो जो 25,000 रुपीज का वैल्यू कम हो गया वो ये प्रोजेक्ट बेयर करेगा। डिफरेंस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, पहले जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तब 1 लाख मिल रहा था, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 75,000 मिल रहा
रहा है, डिफरेंस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू इज 1 लाख माइनस 75,000, 25,000 बिकम्स माय रेलेवेंट कॉस्ट। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। एंड अगर इन रेगुलर यूज हुआ तो वैसे ही डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो मशीनरी के लिए दो बातें याद रखनी है, मशीनरी इन यूज नॉट इन यूज। इन यूज है डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नॉट इन यूज है डिफरेंस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू। आई होप वी आर क्लियर। इसी से कनेक्टेड में मैंने एक एग्जांपल लिया है सो दैट लाइफ बिकम्स इजी फॉर यू। अब आप कोई भी क्वेश्चन ले लेना, उसमें कुछ जनरल पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे ले लिए। जैसे कि क्या, पहले अगर मार्केट रिसर्च अंडरटेकन बोला है तो इट इज अ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को क्या करने का, कभी भी इग्नोर, इररेलेवेंट। चार टाइप ऑफ मटेरियल आपको दे सकता है वो। एक से समझो 1.5 केजी का यूनिट है, एक यूनिट आपको बनाना है, तो रॉ मटेरियल नॉट इन स्टॉक है तो क्या आ जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। 2 केजी रिक्वायर्ड है, अगर आउट ऑफ स्टॉक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इन स्टॉक है तो दो बातें होगी, या तो इन यूज या नॉट इन यूज। अगर इन यूज है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर नॉट इन यूज है तो रियलाइजेबल वैल्यू। फिर बाद में अगेन M3, इन स्टॉक बट नो एडिशनल सप्लाई अवेलेबल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर करंट स्टॉक इज यूज्ड फॉर अदर प्रोडक्ट, देन इन दैट केस रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगा बताएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। जहां पे कहीं और पे वो यूज हो रहा है, देखो कैसा है पता है क्या, आपके पास आपको है ना ये रिमोट बनाना है, ये रिमोट बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन स्टॉक बट नो एडिशनल सप्लाई अवेलेबल। भाई इन स्टॉक है, देन इन दैट केस तो अपन लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसका रेलेवेंट कॉस्ट बन जाता है। इन स्टॉक इन यूज अगर होता है तो अपन क्या करते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बाहर से लेकर आओ, रिप्लेस कर दो, वो रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा। पर इन स्टॉक है, इन यूज है, पर बाहर अवेलेबल ही नहीं है, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, तो फिलहाल इन यूज है तो कहीं और यूज हो रहा है ये, जहां पे भी ये यूज हो रहा है, जहां पे भी ये यूज हो रहा है ना, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, उस प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय वो यूनिट्स, वो प्रोडक्शन की वजह से अब अपन जो प्रोड्यूस करने वाला है उसका जो नंबर ऑफ यूनिट्स लॉस होने वाला है ना, दैट विल बिकम आर रेलेवेंट कॉस्ट। समझे? तो से फॉर एग्जांपल वहां पे उसको 10,000 रॉ मटेरियल चाहिए, अपने को ये रिमोट बनाना है, वो रिमोट के लिए अपने को 10,000 रॉ मटेरियल चाहिए। वो 10,000 रॉ मटेरियल में अगर वो 5,000 यूनिट्स बनाता है, उस 5,000 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस है 10, वेरिएबल कॉस्ट है 5, तो 5 रुपीज का उसका कंट्रीब्यूशन हुआ। अपनी वजह से 5,000 यूनिट्स वो नहीं बना पाएगा, तो कहना इसे 25,000 का उसका लॉस हुआ, अपन उसको बेयर करेंगे एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपन लोग उसको दे देंगे, दैट विल बिकम आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखना, कब, जब इन स्टॉक है बट नो एडिशनल सप्लाईज आर अवेलेबल, तो जो अदर प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस, जो अदर प्रोडक्ट है उसका वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, तो उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई बाय वो अदर प्रोडक्ट का कितना यूनिट्स लॉस हो रहा है अपने को रॉ मटेरियल ट्रांसफर करने की वजह से, दैट विल बिकम द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर अस। M4 हो सकता है आपका इन स्टॉक टॉक्सिक मटेरियल हो, तो जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो अपने लिए रेलेवेंट रेवेन्यू बन जाएगा, वो अपने लिए रेलेवेंट रेवेन्यू बन जाएगा। मशीनरी में दो बातें हो सकती है, या तो वो इन यूज है या नॉट इन यूज है। इन यूज हुआ तो डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नॉट इन यूज हुआ तो डिफरेंस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू। लेबर में दो बातें हो सकती है, स्किल्ड अनस्किल्ड। समझो स्किल्ड वो लोग ने दिया है ऑलरेडी एंगेज्ड इन मीटिंग डिमांड, सो कैन आई से कैजुअल प्लस बिजी हो गया, तो उसका क्या होता है, रेलेवेंट कॉस्ट कैजुअल प्लस बिजी का कॉस्ट टू बी इंकर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो जो भी आपका कॉस्ट टू बी इंकर्ड होगा वो आर्ली रेट ऑफ लेबर होगा, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लूजिंग अदर प्रोडक्ट। ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लूजिंग अदर प्रोडक्ट कैसे होता है, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय आवर्स पर यूनिट। कोई भी सम में आप इसको अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। अनस्किल्ड है और वो अनस्किल्ड लेबरर का अपने पास एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, देन कैन आई से परमानेंट आइडल, रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा उसका नील। सुपरवाइजरी कॉस्ट विल रिमेन वेदर और नॉट कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, तो वो इररेलेवेंट हो गया, भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो या ना करो वो कॉस्ट उतना ही रहने वाला है, तो इररेलेवेंट कॉस्ट जैसा कॉस्ट इज नॉट डज नॉट चेंज विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग, तो सुपरवाइजरी कॉस्ट नील। अगर ओनली 2 ऑफ देम कैन रिप्लेस अदर पोजीशन where salary is 90,000, if contract is accepted, then in that case वो relevant cost जो other position का salary है वो relevant cost बन जाएगा, क्योंकि project की वजह से 90,000 extra incur हो रहा है। Foreman can work on another contract presently operated by semi skilled labor। अब again मेरे foreman का extra cost कितना हो रहा है, जो भी extra cost होगा that will be my relevant cost। so ये है आपका overall understanding of relevant cost
आई होप वी आर ऑल लॉजिकली क्लियर। आपको खाली ये जो चार्ट है वो मैंने समझा दिया है पूरा, ये चार्ट को खाली आपको अप्लाई करके आना है एंड रेलेवेंट कॉस्ट का कोई भी सम आने दो, यू विल बी एबल टू इजीली मैनेज इट। चलो नेक्स्ट इन लाइन इज लिमिटिंग फैक्टर। फटाफट से उसका एक शॉर्ट में डेरिवेशन समझ लेते हैं सो दैट फॉर्मूला उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी डिराइव्ड। कैसे देखो, अगर समझो मेरे को एक आउटपुट बनाना है, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है, एक है प्रोडक्ट ए, एक है प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस है 300, प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट, दो वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास, एक है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक ए बनाने के लिए, एक ए बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल चाहिए एट द रेट 10 पर रॉ मटेरियल। तो टोटल 100 रुपीज रॉ मटेरियल का कॉस्ट लग रहा है मेरे को ए बनाने के लिए, एंड बी बनाने के लिए 4 रॉ मटेरियल चाहिए एट द रेट 10 पर रॉ मटेरियल, तो 40 रुपए लग रहा है मेरा रॉ मटेरियल के लिए। लेबर के लिए दोनों का कॉस्ट है 60 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। सो मैंने देखा कि मेरा प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है रुपीज 140 एंड प्रोडक्ट बी का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है रुपीज 100। आप मुझे बताओ सेंसिबली आप कौन सा, अगर आपके पास ऑप्शन है बस एक ही बना सकते हो आप, तो आप कौन सा बनाओगे, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी? द ऑब्वियस आंसर इज सर वी विल मेक प्रोडक्ट ए, बिकॉज प्रोडक्ट ए में ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल रहा है, डेफिनेटली वी शुड गो अहेड विद प्रोडक्ट ए। सीधी सी बात है, यस सर। अब कीपिंग द सेम एग्जांपल अलाइव, देखो सेलिंग प्राइस 300, रॉ मटेरियल 140, लेबर 60, 160, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 140, 100, एवरीथिंग इज सेम एज इट इज। खाली मैंने एक ऊपर का लाइन चेंज कर दिया है एंड यहां पे मैंने लिखा है इफ टोटल रॉ मटेरियल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 100 रॉ मटेरियल, मतलब टोटल मेरी कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में, पूरी दुनिया में खाली 100 ही रॉ मटेरियल है अगर, देन इन दैट केस आप मुझे बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी? आपके पास बनाने के लिए खाली एक ही प्रोडक्ट है, आप कौन सा बनाओगे, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी? रिस्ट्रिक्शन है रॉ मटेरियल का, क्योंकि टोटल रॉ मटेरियल खाली 100 है। अब आप सोचना चालू करोगे ए भाई अगर खाली 100 रॉ मटेरियल ही है तो प्रोडक्ट ए कितना बना पाएंगे? तो इमीडिएटली मैं बोलूंगा भाई सुनो, एक ए बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल लगता है, तो अगर 100 रॉ मटेरियल है मेरे पास तो कैन आई से 100 रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 10, मतलब कैन आई से 10 यूनिट्स ही बना पाऊंगा मैं, किसका, प्रोडक्ट ए का। यही अगर मैं प्रोडक्ट बी की बात करूं तो अगेन 100 रॉ मटेरियल है और एक यूनिट के लिए 4 रॉ मटेरियल चाहिए, तो कैन आई से 25 यूनिट्स बना पाऊंगा मैं बी का। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 1400 एंड 2500। सेम इंफॉर्मेशन एज इट इज, सेम इंफॉर्मेशन है, फिर भी देखो अब मेरा डिसीजन बोल रहा है कि बॉस प्रोडक्ट बी बनाना चाहिए ऑन प्रायोरिटी एंड सेकंड रैंक जाता है प्रोडक्ट ए को। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज देर वॉज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट, बिकॉज देर वॉज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट। तो कभी भी अगर मेरा इनपुट रिस्ट्रिक्टेड हो, तो देखो यहां पे अभी मैंने क्या किया, पूरा आपको कैलकुलेट करके बता दिया, बट हर बार सपोज मेरे अभी तो 2 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट हो गए, 6 प्रोडक्ट हो गए, तो हर बार ये इंडिविजुअल लेवल पे मैं टोटलिटी पे कंप्यूट ना कर पाऊं एंड देयरफॉर वी कम अप विद द फॉर्मूला कि भाई जो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर कौन है, कैन आई से रॉ मटेरियल मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, ये 10 रॉ मटेरियल, 4 रॉ मटेरियल मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, तो वो लिमिटेड फैक्टर में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो लिमिटेड मेरे पास जो रॉ मटेरियल है उसमें कौन सा प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल के पीछे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 140 डिवाइड बाय 10, तो 14 का मेरा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है, एंड यहां पे अगर मैं 100 डिवाइड बाय 4 करता हूं देन इट इज 25। सो बोलो 14 बेटर है या 25? डेफिनेटली 25 बेटर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। क्यों मैंने पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड किया? क्यों? क्योंकि मेरा वो इनपुट, वो लिमिटिंग फैक्टर, वो रॉ मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब भी कोई रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स अगर रिस्ट्रिक्टेड हो, ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जहां पे आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करोगे, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट जैसे यहां पे एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कहना है इससे 10 रॉ मटेरियल लग रहा है, तो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, एक यूनिट के लिए कितना लिमिटिंग फैक्टर, मतलब कितना मेरे को रॉ मटेरियल लग रहा है, 10 यूनिट्स, यहाँ पे 4 यूनिट, सो 100 डिवाइड बाय 4 किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, इट कैन बी रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स,
और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। so, यहां पे आओ फटाफट देखो की फैक्टर्स दैट लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड लिमिटेशन ऑन इनपुट पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट। इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग थोड़े डिफरेंट वे से करना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन तो दोनों सेम ही थे ना, बट कैसे मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, आई होप यू गॉट द रीजन। कैसे अपने को डिसीजन लेना बेटा, लिमिटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पार्ट। नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। देखो अभी कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट के लिए कैसे दिमाग लगाना है, आओ मैं आपको बता रहा हूं। मस्त वाला एग्जांपल लिया है। समझो मेरे को कंफ्यूजन है, मशीन ए खरीदूं या मशीन बी। आप मुझे बताओ कौन सा खरीदना चाहिए। अगर मैं मशीन ए का देखता हूं तो उसका वेरिएबल कॉस्ट, मतलब अगर मैं एक भी यूनिट बना रहा हूं ना मशीन ए से, देन इन दैट केस वो यूनिट बनाने का 3 रुपए का मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा एंड 30 रुपीज का मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा। मशीन बी अगर मैं लेता हूं, देन इन दैट केस उस मशीन बी से अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा और 50,000 का फिक्स कॉस्ट लगेगा। आप मुझे बताओ मशीन ए खरीदना चाहिए या मशीन बी। डेफिनेटली मेरे को खरीदना चाहिए मशीन ए। कितना इजी है, इसके लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जरूरत नहीं है। मतलब एक होता है ना कॉन्सेप्ट, थियोरी ऑफ डोमिनेंस। सो मशीन ए इज डोमिनेटिंग मशीन बी क्योंकि उसका वेरिएबल कॉस्ट भी कम है, उसका फिक्स कॉस्ट भी कम है। बहुत इजी हो गया लाइफ। यस सर। आते हैं मेरे सेकंड एग्जांपल के ऊपर। सेकंड एग्जांपल में मशीन ए 10 रुपया है वेरिएबल कॉस्ट, 8 रुपया है वेरिएबल कॉस्ट मशीन बी का। 10 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट है मशीन ए का, 8 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट है मशीन बी का। अब अगेन यहाँ पे मैं ध्यान से देखता हूं तो कैन आई से मशीन बी मेरा यार वेरिएबल कॉस्ट भी सबसे कम है और फिक्स कॉस्ट भी उसका सबसे कम है। डेफिनेटली सर मशीन बी के लिए जाना चाहिए। बट ये तो हुए एकदम बेस्ट लाइफ सिचुएशन। सपोज आप यहाँ पे आके अटक गए, जैसे कि मशीन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मशीन ए एंड मशीन बी एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक का वेरिएबल कॉस्ट कम है तो दूसरे का फिक्स्ड कॉस्ट कम है। मशीन ए का वेरिएबल कॉस्ट इज 6 बट मशीन बी का वेरिएबल कॉस्ट इज 8। मशीन ए का फिक्स्ड कॉस्ट इज 80,000 बट मशीन बी का फिक्स्ड कॉस्ट इज ओनली रुपीज 60,000। अब आप मुझे बताओ कौन सा चूज करूं। आप बोलोगे सर मशीन ए चूज करो, क्यों भाई? अगर मशीन ए चूज करता हूं देन इन दैट केस उसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। आप बोलोगे मशीन बी चूज करो, मैं बोलता हूं क्यों भाई? मशीन बी चूज करता हूं तो उसका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। इन सच सिचुएशंस जहां पे देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब अगर एक का वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो दूसरे का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ऐसे सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। इसका मतलब इन दोनों मशीन में एक पॉइंट ऐसा होगा, इन दोनों मशीन में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको बोलते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, जहां पे आप मशीन ए खरीदो या मशीन बी खरीदो, इट विल गिव यू सेम टोटल कॉस्ट। तो मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए। तो ऐसा कौन से सिचुएशन में होगा अपने को नहीं पता है। दैट सिचुएशन उसको अपन लोग अज्यूम करते हैं कि सपोज एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स अपन ने बनाया, देन इन दैट केस आप ए लो या बी लो आपको सेम मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? कैन आई से वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट जो लगने वाला है, एंड यहां पे मेरा आ जाएगा इन केस ऑफ बी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सॉरी ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बी एंड यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए बराबर। कैन आई से मैं एक्स को कॉमन में ले लूंगा, सो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए इंटू एक्स minus variable cost of b into x is equal to fixed cost of b minus fixed cost of a बराबर। कैन आई से x को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ b माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ a अपॉन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ a माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ b एंड हेंस प्रूव्ड के ये जो x आया है ना वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं मशीन A चूज करूं या मशीन B चूज करूं, आई एम इनडिफरेंट, मुझे दोनों का टोटल कॉस्ट सेम ही आएगा, जिसको अपन लोग ने फॉर्मूला के थ्रू डिराइव किया, डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब मेन क्या है पता है क्या? इससे अपने को क्या कंक्लूजन निकालना है? अपने को इससे कंक्लूजन ये निकला कि भाई मेरा जो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट है, एटलीस्ट ये एक पॉइंट है क्या, डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एवरीबॉडी डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये जो मेरा पॉइंट है ना कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, यहां पे मैं
ए बनाऊं या बी बनाऊं, कैन आई से टोटल कॉस्ट इज सेम? आई एम इनडिफरेंट, आई एम इनडिफरेंट। बट अब डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैसे काम आएगा, अब मैं आपको बताता हूं। अगर मेरा जो प्रोडक्शन है, अगर जो मेरा प्रोडक्शन है इक्वल टू कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट हुआ, तो मुझे पता चल गया टोटल कॉस्ट इज सेम। अगर मेरा प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, अगेन अगर मेरा प्रोडक्शन ग्रेटर है कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट से, तो फिर मैं कौन सा चूज करूंगा पता है? जिसका फिक्स्ड कॉस्ट इज हायर। सर एफा क्यों एफा? इसके लिए बिकॉज ज्यादा प्रोडक्शन है तो जिसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है उसको वो बेटर वे में अब्सॉर्ब कर पाएगा। बिकॉज अगर मालूम पड़ा मेरा प्रोडक्शन कम है और फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर फिक्स कॉस्ट हुआ तो वो इतने ज्यादा प्रोड्यूस्ड यूनिट्स में डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, एंड देयरफॉर इट विल नॉट रिजल्ट इन अ बेनिफिशियल सिचुएशन। सो याद रखना, प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट हुआ ना, देन इन दैट केस कौन सा ऑप्शन चूज करना है? जिसका फिक्स्ड कॉस्ट इज हायर। एंड अगर मेरा प्रोडक्शन इज लेस देन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट हुआ ना, देन इन दैट केस कौन सा चूज करना है? जिसका फिक्स्ड कॉस्ट इज लोअर। आप दुनिया के कोई भी सिचुएशन में जाओ एंड ये वाला चीज देख लो, यू विल गेट द आंसर। तो समझ में आ गया? देखो लॉजिकली अपन ने डिराइव भी कर दिया है बॉस, लॉजिकली अपन लोग ने समझ भी लिया है कि कौन से सिचुएशन में कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट अपने को यूज करना है। जब एक का वेरिएबल कॉस्ट कम है, दूसरे का फिक्स्ड कॉस्ट कम है, एट सच पॉइंट इन टाइम पहले अपन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही वो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकाला, अपने को समझ गया कि भाई एट दैट प्रोडक्शन मैं कोई भी मशीन लू, मशीन ए या मशीन बी या कोई भी ऑप्शन लू, इट विल गिव मी द सेम कॉस्ट या सेम आंसर। बट अगर मेरे को डिसीजन लेना है कि भाई कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा प्रोडक्शन है, चूज द ऑप्शन विच वेयर इन द फिक्स्ड कॉस्ट इज हायर। अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट से कम है, चूज द ऑप्शन वेयर फिक्स्ड कॉस्ट इज लोअर। आओ फटाफट इसको अपन लोग यहां पे पढ़ लेते हैं। सो क्या होता है मेरा कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट? पॉइंट एट विच कंपनी इज इनडिफरेंट फॉर सिलेक्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट इज चेंज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डिराइव करके अपन लाए हैं उसको एक्टिविटी लेवल बिलो द इंडिफरेंस पॉइंट। इसका मतलब प्रोडक्शन इज लेस देन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। कौन सा लेंगे? जहां पे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इज लोअर, ऑल्टरनेटिव विद लोअर फिक्स्ड कॉस्ट टू बी यूज। एनी एक्टिविटी लेवल बिलो द above the indifference point, alternative with lower variable cost to be used, या फिर आप इसको बोल सकते हो with a higher fixed cost is to be used। Are we absolutely clear? So ये था मेरा concept of indifference point explained with derivations as well। चलो नेक्स्ट है मेरा जंपिंग ब्रेक इवन पॉइंट। जंपिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट। कब आएंगे मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट पता है क्या? जब मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो। अगर मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे। देखो सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट अपन लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन लोग ने? सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे ही मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया तो मैं ब्रेक इवन पे आ गया भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मेरे को टेंशन नहीं है, इससे ज्यादा जो भी प्रोडक्शन किया उससे मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ही रहूंगा। बट अगर मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, तो क्या होता है कि भाई एक पॉइंट तक फिक्स्ड रहता है, फिर बाद में वापस से वो चेंज होता है। एक पॉइंट तक फिक्स होगा, वापस से चेंज होगा। तो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस पे तो फिक्स्ड कॉस्ट लेके डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके मेरा ब्रेक इवन निकाल दिया, बट ये फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहने नहीं वाला है, वापस से चेंज होगा। इसीलिए तो सेमी वेरिएबल है ना, कुछ टाइम तक फिक्स फिर वापस चेंज, कुछ टाइम तक फिक्स वापस चेंज। तो एट एवरी पॉइंट जहां पे भी वो कॉस्ट चेंज हो रहा है, एट एवरी पॉइंट जहां पे भी वो कॉस्ट चेंज हो रहा है, मुझे रिकैलकुलेट करते रहना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एज सच इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बट एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हुआ तो ट्राई टू फाइंड आउट मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स। कैसे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट डन। नेक्स्ट है मेरा शट डाउन पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली कोविड कोरोना के बाद काफी सारी कंपनीज को ये फेस करना पड़ा है।
अगेन आई एम टेलिंग यू, ये शटडाउन है ना, टेम्पररी शटडाउन है। देखो क्या होता है, कोरोना या कोविड जैसा अगर कोई सिचुएशन आ गया या कभी रिसेशन आ गया, देन इन दैट केस हो सकता है कभी कभी टेम्पररीली, जब तक इकोनॉमी बराबर नहीं हो जाता या जैसे कोई डिजीज हुआ है तो वो तब तक उसका वैक्सीन नहीं आ जाता, सब चीजें ठीक नहीं हो जाती, तब तक शायद आपको टेम्पररी शटडाउन कर सकता है, करना पड़ सकता है अपना बिजनेस, या आपको कंटिन्यू करना है। यही कंफ्यूजन कौन क्लियर करता है? आपका शटडाउन पॉइंट। फटाफट आ जाओ ये चीज के ऊपर। सो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, या तो मैं जो चल रहा है उसमें भी कंटिन्यू करूं या फिर मैं शट डाउन कर दूं। आपको ऑब्वियसली डिसीजन लेना है कि कंटिन्यू करना है या शट डाउन। आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही लॉजिकली नहीं बोल, ऐसे ही नहीं बोल सकते चल ना मेरा मन नहीं है शट डाउन कर देता हूं। नो, यू हैव टू यूज योर फाइनेंशियल ब्रेन। तो आओ दो सिचुएशन देखते हैं। अगर मैंने कंटिन्यू किया देन इन दैट केस मुझे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एंड 1,75,000 रुपीज मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इंकर हो रहा है। अगर मैं शट डाउन कर देता हूं तो भी, देखो शट डाउन करता हूं तो भी कुछ बेयर मिनिमम जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो कई बार इंकर होता है, एंड फिर उसको वापस से रीओपन करना पड़ता है शटडाउन के बाद, तो उसके कुछ अलग से फिक्स्ड कॉस्ट लग जाते हैं। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि भाई अगर शट डाउन करता हूं देन इन दैट केस 75,000 रुपीज का खर्चा फिर भी होना ही है मेरा, और अगर मैं शट डाउन नहीं करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, देन इन दैट केस 1,75,000 का खर्चा होना है मेरा इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। पूरा गेम फिक्स्ड कॉस्ट का है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी माई डिसाइडिंग फैक्टर। कैसे आओ मैं आपको बता दूं। देखो अब मैं शट डाउन करूं या कंटिन्यू करूं, कैन आई से मेरा 75,000 रुपीज का जो कॉस्ट है वो तो इंकर होने वाला है दोनों सिचुएशन में। भाई शट डाउन करूं या कंटिन्यू करूं, दोनों सिचुएशन में 75,000 का तो कॉस्ट इंकर होने वाला है। कैन आई से इन केस आई प्लान टू कंटिन्यू, इन केस आई प्लान टू कंटिन्यू, तो कैन आई से मुझे ये 1 लाख रुपीज का जो एडिशनल खर्चा है वो मेरे को रिकवर कर पाना है। अगर ये 1 लाख रुपए का खर्चा मैं रिकवर कर पाया देन इन दैट केस मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये 1 लाख जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा मेरा यहाँ पे कंटिन्यू करने में जो 1 लाख रुपए मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज, दैट एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज इज टू बी रिकवर। वो रिकवर हो गया, फिर बाद में तो मैं एडिशनल 4-4 रुपया हर एक्स्ट्रा यूनिट पे कमाते ही जाऊंगा। तो वो 1 लाख एक्स्ट्रा रिकवर करने के लिए कहां से रिकवर करूंगा मैं? सीधी सी बात है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिकवर होगा। सो इन शॉर्ट 25,000 units in our example is our shutdown point, is our shutdown point। मतलब अगर मैंने 25,000 यूनिट्स किया, प्रोड्यूस किया, तो मैं शट डाउन करूं या कंटिन्यू करूं, मेरे लिए एक ही बात है, मेरे लिए एक ही कॉस्ट आएगा। बट अगर मैं शटडाउन पॉइंट से ग्रेटर प्रोडक्शन करता हूं, अगर मैं शटडाउन पॉइंट से ग्रेटर, ज्यादा प्रोडक्शन करता हूं, देन इन दैट केस मेरे को वो सिचुएशन चूज करना चाहिए जिसका हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड हायर फिक्स्ड कॉस्ट किसका है? कंटिन्यू वाले डिसीजन का। और अगर मैं शटडाउन पॉइंट से लेसर प्रोडक्शन करता हूं, देन इन दैट केस वो चूज करना चाहिए जिससे मेरा कम फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड दैट इज मेरे को शट डाउन कर देना चाहिए। एंड कैन आई से शटडाउन पॉइंट पे तो मैं एब्सोल्युटली इंडिफरेंट हूं, शटडाउन पॉइंट पे तो मैं कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शटडाउन पॉइंट पे मैं क्या हूं? आई एम इंडिफरेंट एट द शटडाउन पॉइंट। सो डिसाइडर कौन था? डिसाइडर था मेरा ये फिक्स्ड कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या आएगा बॉस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला क्या आएगा शटडाउन पॉइंट का? शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला है कि मैं अगर कंटिन्यू करता हूं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? सो प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट इफ आई कंटिन्यू लेस। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? अगर शट डाउन कर दूं तो फिर भी मेरे को कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला है? सो लेस फिक्स्ड कॉस्ट इफ आई शट डाउन। अगर शट डाउन किया तो कितना होने वाला है? डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो, या अगर पीवी रेशियो दिया है तो वो ले लो। यू विल गेट द शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे मैं कंटिन्यू करूं या शट डाउन करूं, मुझे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज गोइंग टू गिव मी सेम अमाउंट ऑफ लॉस। लॉस तो दोनों में होने वाला है बट सेम अमाउंट ऑफ लॉस होगा। बट अगर मेरे को शटडाउन पॉइंट से ज्यादा का प्रोडक्शन एंड सेल्स का उम्मीद है, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए सेल्स, ज्यादा सेल्स का उम्मीद है, देन इन दैट केस आई शुड कंटिन्यू। शटडाउन पॉइंट से कम अगर मुझे लग रहा है, देन इन दैट केस अगर मुझे लग रहा है कि भाई लेसर सेल्स होगा इन केस शटडाउन पॉइंट से, देन इन दैट केस मेरे को शटडाउन कर देना चाहिए। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। चलो आओ फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। डिसीजन टू शट डाउन और कंटिन्यू यही लेना है अपने को। लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच ऑपरेटिंग लॉस इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इफ प्लांट इज शट डाउन। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे शटडाउन पॉइंट एक ऐसा है जहां पे मेरा ऑपरेटिंग लॉस
in case I continue, or if I shut down is equal. Shutdown point means point at which management would be indifferent to shut down or continue. फॉर्मूला क्या आएगा? present fixed cost minus, okay, present fixed cost minus fixed cost if plant is shut down divided by PV ratio कर लो या contribution कर लो, एक ही बात है. इफ एक्चुअल सेल्स इक्वल टू शटडाउन पॉइंट तो आई एम इंडिफरेंट. अगर एक्चुअल सेल्स से ज्यादा है, शटडाउन पॉइंट सॉरी शटडाउन पॉइंट से ज्यादा आप सेल कर पा रहे हो तो कंटिन्यू करोगे भाई, और अगर कम कर रहे हो देन इन दैट केस शट डाउन कर दोगे. ये है आपका शटडाउन पॉइंट. आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा मेक और बाय, या जिसको अपन कहते हैं आउटसोर्सिंग. देखो कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट हूं और मेरे को शर्ट के साथ साथ बटन भी बनाना पड़ता है. अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं शर्ट तो बनाने वाला हूं, वो तो मेरा मेन फोर्टे है, बट शर्ट के साथ साथ क्या बटन मेरे को इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाहिए या इट इज बेटर कि मैं आउटसोर्स कर दूं. वो डिसीजन के लिए अपने को लेना पड़ता है आउटसोर्सिंग डिसीजन, या जिसको कहते हैं मेक और बाय डिसीजन. तो ऑब्वियसली फिलहाल अपन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो इन केस ऑफ मेक और बाय, समझो कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, देन इन दैट केस आप क्या देखोगे भाई, अगर मैं इन हाउस मैन्युफैक्चर करता हूं, अगर मैं इन हाउस मैन्युफैक्चर करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा. अगर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है बटन बनाने के लिए जो लग रहा है, देखो भाई अगर मेरे पास फैक्ट्री है जहां पे मैं शर्ट बना ही रहा हूं, वही फैक्ट्री में अगर मेरे को बटन भी बनाना है देन इन दैट केस पे अलग से तो फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है तो मैं नहीं गिनूंगा. बट हाँ, बटन बनाने के लिए मुझे अलग से कोई फैक्ट्री लेना पड़ रहा है या कोई जगह लेना पड़ रहा है या कोई मशीनरी रेंट पे लेना पड़ रहा है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट हुआ, देन इन दैट केस वो भी मेरा ऐड हो जाएगा. और अगर मेरा कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ तो भी ऐड हो जाएगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब समझो बटन बनाने के लिए मेरे पास मेरा खुद का ही घर है और वो घर मैं रेंट पे दे सकता था, वो रेंट पे ना देके अब मैं उधर मेरा बटन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है वो जो रेंट मेरे को अदरवाइज मिल सकता था अब मेरे को नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पे मैं शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं. तो याद रखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी रेलेवेंट होता है. तो अब मेरे ये तीन एस्पेक्ट को मैं देखूंगा कि इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, देन इन दैट केस कितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कुछ लग रहा है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ मेरा जा रहा है क्या. अगर वो सब है तो ऐड कर लो, यहां पे कंपेयर कर लो. अगर मैं बाहर से खरीदूं तो फॉर एग्जांपल ये तीनों मिला के आया मेरा 1 लाख रुपया, ठीक है. एंड मेरा सामने है ऑप्शन परचेज फ्रॉम आउटसाइड, या जिसको आप प्यार से सब कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हो. अगर मैं बाहर से खरीदूं, चलो भाई चुपचाप मेरे को परचेज कॉस्ट उसको जितना देना है वो लगेगा, प्लस ट्रांसपोर्ट का अगर वो मेरे को अलग से चार्ज कर रहा है या और कोई कॉस्ट मेरे को वो चार्ज कर रहा है वो ऐड कर लूंगा. समझो वो मिला के 80,000 हो रहा है. तो आप मुझे बताओ एफ ए सिचुएशन में क्या करना चाहिए. एफ ए सिचुएशन में तो 80,000 बेटर है. समझो वाइस से वर्षा हुआ, समझो वाइस से वर्षा हुआ, खुद अगर मैं बना रहा हूं देन इन दैट केस 75,000 हो रहा है, बाहर से परचेस कर रहा हूं तो 1 लाख रुपया लग रहा है. तो डेफिनेटली डेफिनेटली सर अपने को खुद बनाना चाहिए. सो ये एक एकदम बेसिक सा चीज है. इन हाउस मैन्युफैक्चर करना है तो देख लो भाई इन हाउस मैन्युफैक्चर करने का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कोई जा रहा है तो ही ऐड करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई जेन्युइनली छूट रहा है, कोई फोरगोन हो रहा है, इनकम कोई फोरगो हो रहा है तो ही इधर ऐड कर रहा, वो तीनों ऐड हो जाएगा ना बॉस. उसमें कंपेयर करना है आपको. अगर मैं बाहर से खरीदूं देन इन दैट केस मेरे को परचेस कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट एंड अदर कॉस्ट कितना लगेगा, एंड दैट कंपैरिजन विल गिव मी द डिसीजन. आई होप वी आर क्लियर. अब मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, विदाउट लिमिटिंग फैक्टर. हो सकता है अब मेरे मेक और बाय डिसीजन में लिमिटिंग फैक्टर का भी रोल हो. सो हो सकता है मैं कोई लिमिटिंग फैक्टर को कंज्यूम कर रहा हूं इंटरनल मैन्युफैक्चर के लिए. इन सच सिचुएशन में क्या होगा, तो यहां पे मैंने एक बहुत ही अच्छा वाला एग्जांपल बनाया. समझो आपके पास 4 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी. पहले आप देखोगे कि आपका ओन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, और दूसरा आप देखोगे कि आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कितना है. अगर आप ए को देखोगे ना तो खुद मैन्युफैक्चर करने का 100 रुपया और बाहर से लाने का 120 रुपया. आप मेरे को बोलो आप क्या करोगे, सर सीधी सी बात है मैं ओन मैन्युफैक्चरिंग करूंगा. क्यों? क्योंकि मेरा 20 रुपया बच रहा है, क्योंकि मेरा 20 रुपया बच रहा है. सर अगर बी है तो बी मैं बाहर से खरीदूं तो 120 रुपया और खुद बनाऊंगा तो 150 रुपया. सर बाहर से खरीद लेते हैं. सर अगर खुद बनाएंगे ना बटन तो 150 लग रहा है, सर बाहर से खरीद लेंगे ना तो 120 रुपए में काम हो रहा है. सर अज्यूमिंग के सेम क्वालिटी और क्वांटिटी अपन खरीद रहे हैं. तो सीधी सी बात है यहाँ पे इन सिचुएशन मैं क्या बोलूंगा बी को, बॉस बेटर टू सब कॉन्ट्रैक्ट. बी को तो अपन सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. बचता कौन है, सी है. बचता कौन है, डी है. सी और डी के भी सिचुएशन में तुम लोग देखोगे तो मेरा
ओन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, ओन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। डी के केस में भी मेरा ओन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, ओन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 300 रुपया, सब कॉन्ट्रैक्ट का है 350। तो मैंने प्लान कर लिया बी को तो मैं डेफिनेटली हक से आउटसोर्स करूंगा, क्योंकि बी को अगर मैं आउटसोर्स करता हूं देन इन दैट केस मेरा 30 रुपीज डायरेक्टली सेव हो रहा है। बट ए, सी और डी मैं इंटरनली बनाऊंगा। अब इंटरनली बनाने के लिए मेरे पास उतना कैपेसिटी भी तो होना चाहिए, बट यहां पे अगर आप देखोगे तो देर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो ए, सी, डी तीनों मैं नहीं बना सकता हूं, उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटिंग फैक्टर है। तो पहले कौन सा बनाऊं, ए बनाऊं, सी बनाऊं या डी बनाऊं? उसके लिए आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स पर आर। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है सेविंग्स पर आर। यहां पे देखो, अब कितना ओन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था 100, कितना सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट था 120। तो आपने पर यूनिट कितना रुपया सेव किया, 20 रुपया। यहाँ पे कितना रुपया सेव किया, 10 रुपया। यहाँ पे कितना रुपया सेव किया, 50 रुपीज। एंड एक यूनिट बनाने के लिए आपको ए का 10 घंटा लग रहा है, सी के लिए 4 आवर्स एंड डी के लिए 5 आवर्स। इसका मतलब आपका यहाँ पे सेविंग्स पर आर, ए का कितना हो रहा है 2, सी का हो रहा है 2.5 एंड डी का हो रहा है 10 पर आर। मैं बोल रहा हूं देखो, अगर मैंने डी को इंटरनली बना दिया ना तो 1 घंटे का मेरा 10 रुपया बच जाएगा। ए और सी बनाने से तो 2 और 2.5 पर आर ही बचेगा, बट डी इंटरनली बनाने से मेरा 10 रुपया बच जाएगा। डी को तो इंटरनली ही बना लो बॉस, डी को तो इंटरनली बना लो, उसको बाहर मत जाने दो। तो मैं क्या करूंगा, रैंकिंग देना चालू करूंगा। डी को मैंने फर्स्ट रैंक दिया, फिर बाद में मैंने देखा सेकंड रैंक मेरा जा रहा है सी का, फिर मेरा थर्ड रैंक जा रहा है ए का। अब मेरे पास जितने भी आर्स या जितना भी लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल है, पहले मैं डी बनवा दूंगा, फिर मैं सी बनवा दूंगा, फिर जो भी बचता है ए बनवा दूंगा। अब उसके बाद जो ए का बच रहा है वो मैं आउटसोर्स कर दूंगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो हायर द सेविंग्स पर आर, सेविंग्स पर आर मतलब सेविंग्स पर लिमिटिंग फैक्टर, बेटर इट इज टू प्रोड्यूस इन हाउस, क्योंकि उतना मेरा बेनिफिट हो जाएगा। अगर डी मेरा बाहर चले गया ना तो 10 पर आर का मेरा सेविंग उतना कॉस्ट में बदल जाएगा। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एंड यहाँ पे एक बहुत ही मैंने क्रूशियल लाइन लिखा है, प्रोड्यूस एज मच पॉसिबल इन हाउस बेस्ड ऑन रैंकिंग। तो फर्स्ट रैंक के हिसाब से पहले मैं डी बना दूंगा, फिर मैं सी बना दूंगा, फिर मैं ए बना दूंगा। ए अगर मैं पूरा नहीं बना पाया, ये लिमिटिंग फैक्टर है, तो जितना नहीं बना पाया फिर बाकी का उतना मैं आउटसोर्स कर दूंगा। तो अगर मेक और बाय का डिसीजन लेना है और उसमें इंक्लूडिंग लिमिटिंग फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, देन दिस इज हाउ इट वर्क। सो ये दो मेजर चीजें जो आपको समझनी है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू आंसर इट। आईसीआई ने कुछ थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड करके इसको देने की कोशिश की है। तो अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल खोलोगे ना तो आपको ये दिखेगा, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट स्टिल यहां पे भी मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू। अगर समझो आप इन हाउस बनाते हो और दूसरा ऑप्शन है आपके पास आउटसोर्स। अगर आप आउटसोर्स करते हो देन इन दैट केस आपको 1 लाख रुपया लग रहा है, और अगर आउटसोर्स किया आपने तो आपको सेविंग्स हो रहा है 65,000 का, 25,000 का समझो आपको रेंट मिलेगा। मतलब इसका मतलब सिंपल है कि बॉस मैं अगर आउटसोर्स कर रहा हूं तो 1 लाख रुपए का मेरा कॉस्ट है और 90,000 रुपीज का मेरा सेविंग्स है। तो क्या ज्यादा है, कहना इसे इस सिचुएशन में मेरा आउटसोर्स करता हूं देन इन दैट केस मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो मैं आउटसोर्सिंग नहीं करूंगा। सो क्या देखना है इसमें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स। इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स मतलब अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हुआ, वेरिएबल कॉस्ट हुआ, वो मेरा कितना सेव हो रहा है अगर मैं आउटसोर्स करता हूं तो, प्लस मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है अगर मैं आउटसोर्स करता हूं तो, दैट is compared with आउटसोर्सिंग कॉस्ट। आउटसोर्सिंग कॉस्ट मेरा कितना है, यहाँ पे 1 लाख रुपए का है, मेरा सेविंग्स है खाली 90,000 का, बॉस आउटसोर्सिंग को रिजेक्ट कर दो। इसी का ऑपोजिट देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग है मेरा 65,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेविंग है मेरा 25,000, तो टोटल मेरा 90,000 का सेविंग हो जाएगा। अगर मैं आउटसोर्स करता हूं तो मुझे खाली 80,000 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि मैं आउटसोर्स कर दूं। तो क्या करूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा तो 80,000 रुपए का खर्चा हुआ और 90,000 रुपए का मैं इधर इंटरनली कुछ ना कुछ इसका सेविंग कर लूंगा, रेंट सेविंग हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, बॉस एक्सेप्ट आउटसोर्सिंग। सो अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, देन इन दैट केस क्या करोगे आप, यू विल एक्सेप्ट आउटसोर्सिंग। प्रैक्टिकली आपको सॉल्व कैसे करना है, आइदर यूजिंग दिस मेथड और यूजिंग दिस मेथड। इंस्टीट्यूट ने ये जो दोनों मेथड आपको मैंने बताए थे ना, अभी एक्सप्लेन किया ना, उसी को एक ऐसा फॉर्मूला
इसमें डाल के वो लोग ने बता दिया है डायरेक्टली। आप इसको फॉर्मेट ये यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ अपने मॉड्यूल का लैंग्वेज या इंस्टीट्यूट का जो लैंग्वेज मैंने यूज किया है पूरे बुक में उसको देख लेते हैं। सो वेदर कंटिन्यू मेकिंग अ प्रोडक्ट और बाइंग फ्रॉम एक्सटर्नल फर्म, ये आपको आउटसोर्सिंग और बाय में डिसाइड करना होता है। आउटसोर्सिंग रिक्वायर्स इंक्रीमेंटल एनालिसिस। क्या एक रिड्यूस कॉस्ट कहाँ पे हो रहा है, सप्लायर एफिशिएंसी का कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या, हो सकता है बटन वहां पे बेटर मिलता हो, कम प्राइस में मिलता हो, बेटर क्वालिटी का भी मिलता हो, तो उस हिसाब से मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर लेस देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट हुआ तो रिजेक्ट आउटसोर्सिंग। यहाँ पे आप लिख सकते हो इन सच सिचुएशन आप क्या करोगे, रिजेक्ट आउटसोर्सिंग। एंड सेकेंड सिचुएशन में यू विल एक्सेप्ट आउटसोर्सिंग। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिखवा दी है, सो दैट यू हैव नो वरीज व्हाटसोएवर। व्हेन शुड अ कंपनी आउटसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी को कब आउटसोर्स करना चाहिए, मतलब मैं शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मेरे को बटन मैन्युफैक्चरिंग कब आउटसोर्स करना चाहिए, अगर सस्ते में मिल रहा हो तो इट कॉस्ट लेस देन टू मैन्युफैक्चर, या फिर मेरे को लग रहा है कि यार बटन मैन्युफैक्चर करने में कोई मेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो बटन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मेरे शर्ट के लिए भी यूज हो रहा है और मैं उसको बाहर बेच भी पा रहा हूं, बाहर बटन का कोई मार्केट ही नहीं है, then in that case again return on investment to manufacture is not attractive enough. Company does not have requisite skilled manpower, तो वापस लेबर के झंझट में पड़ना पड़ेगा, उतना मेरे पास स्किल्ड मैन पावर भी होना चाहिए, तो वो इशू है। तो अगेन इट इज बेटर कि मैं आउटसोर्स कर दूं। मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली विल मीन एडिशनल लेबर प्रॉब्लम, स्किल्ड मैन पावर भी लाओ, लेबर प्रॉब्लम भी सहन करो, उससे अच्छा है कि मैं आउटसोर्स कर दूं। एडिक्वेट मैनेजरियल मैन पावर नहीं है, उससे अच्छा मैं आउटसोर्स कर दूं। सीजनल डिमांड, इसकी वजह से मेरा रिस्क बढ़ जाता है। अब देखो मैं तो मेन मैन्युफैक्चरर हूँ शर्ट का, अब ये बटन्स का फॉर एग्जांपल सीजनल डिमांड है, कुछ भरोसा नहीं है, देन इन दैट केस इट इज बेटर आउटसोर्स करूं। भाई मेरे को जब चाहिए तब आउटसोर्स करके मंगवा दिया, जब नहीं चाहिए तो टेंशन ही नहीं, अदरवाइज मुझे पूरे साल भर उसका टेंशन लेके चलना पड़ेगा क्योंकि सीजनल डिमांड वैसा। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी एडिक्वेटली अवेलेबल है, अगर मेरे को चाहिए इन दैट केस इजीली मेरे को मिल सकता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज कॉन्फिडेंशियल और प्रोटेक्टेड, हो सकता है कि मेरे को बनाना ही ना आता हो, कुछ स्पेसिफिक बटन हो जिसके मेरे पास पेटेंट नहीं है, तो मैं वो बना ही नहीं पाऊंगा, इन दैट केस बेटर है ना भाई आउटसोर्स कर दो, जिसके पास पेटेंट है तू बना के मेरे को भेज दे। रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस इज हाई। सो इन सच सिचुएशंस, देखो ये सिचुएशंस को थोड़ा एटलीस्ट 3-4 को याद रखो। एक मैन पावर सिचुएशन, लेबर सिचुएशन, उसके 2-3 पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज हाई, सीजनल डिमांड है। इन सच सिचुएशंस में इट इज बेटर कि भाई अपन इसको आउटसोर्स कर देते। क्या बोला, लेबर मैन पावर वाले 2-3 पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखना है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज हाई, तीसरा पॉइंट है भाई कि सीजनल डिमांड है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ बहुत अच्छा नहीं है अगर अपन इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं तो, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है और जो प्रोसेस है वो पेटेंटेड है। इन सच सिचुएशंस अपन क्या करेंगे, इट इज बेटर टू आउटसोर्स। सो आई होप आउटसोर्सिंग या मेक और बाय डिसीजन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। उसके बाद है मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, मतलब कि भाई अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और उसको एकदम कम से कम प्राइस में भी बेचना है तो मैं कब यूज करूंगा, तो यहाँ पे ना वो जो अपना रेलेवेंट कॉस्ट आपको मैंने समझाया था ना, मटेरियल का, लेबर का, तो इंस्टीट्यूट ने मिनिमम प्राइसिंग के बाद वो वाला क्वेश्चन डाला है रेलेवेंट कॉस्ट का, सो यू कैन यूज दैट। कब आप मिनिमम प्राइसिंग यूज करोगे, एक जब आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, भाई फ्री बैठे हैं, विला कैपेसिटी है, तो बिंदास बेचो उसको मिनिमम प्राइस में, कोई टेंशन नहीं है। ओल्ड इन्वेंट्रीज आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा, देखो ना क्लियरेंस सेल, तो उसमें क्या होता है, जो भी मेरे पास ओल्ड इन्वेंट्री, आउट ऑफ फैशन वाला इन्वेंट्री हो गया है, चलो उसको बेच दो मिनिमम प्राइस में। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर मेरे को मिल रहा है, कम प्राइस में बेचना है, आई कैन सेल दैट। मार्केट शेयर इंप्रूव करने के लिए कई बार कंपनीज क्या करती है, अपने स्टॉक को कम प्राइस में बेचती है, बट मिनिमम प्राइस आपको कितना रिकवर करना है ना, वो आपको रेलेवेंट कॉस्ट से पता चल जाएगा। एंड लास्ट है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आपको रिकवर करना है। सो इन दीज सिचुएशंस आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन मतलब मिनिमम रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। मिनिमम रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो मैंने आपको मटेरियल, लेबर, मशीनरी, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स आया था ना, उसका आपको टोटल रेलेवेंट कॉस्ट
कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस बेनिफिट गेन इफ एनी, वो करना है जिससे आपको मिनिमम कॉस्ट पता चल जाएगा। दैट विल बी योर मिनिमम प्राइसिंग। कब यूज करना है? मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है तो मैं यूज कर सकता हूं, मेरे पास कोई ओल्ड स्टॉक पड़ा है उसको बेचने के लिए, कोई स्पेशल ऑर्डर के लिए, मार्केट से इंप्रूव करने के लिए, ऑल ऑफ दैट, उसके लिए मैं मेरा मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन यूज करता हूं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कीप और ड्रॉप। कई बार क्या होता है आपको बताता हूं मैं, समझो कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट ए बना रही है, बी बना रही है, सी बना रही है। हो सकता है सी की वजह से ना थोड़ा कंपनी को नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो कंपनी सोचती है कि चलो भाई अब इस प्रोडक्ट से तो नुकसान हो रहा है तो चलो इसको ड्रॉप कर देते हैं। बट इट मे नॉट ऑलवेज बी द केस कि आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो फिर आपको फायदा ही होगा। सो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कीप और ड्रॉप सिचुएशन। इसमें एनालिसिस कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का अपने ऑप्टिमाइज में भी है, राबी लिमिटेड, उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, उसके बेस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। आओ, अगर आपने ड्रॉप कर दिया, समझो 3 प्रोडक्ट है मेरे, ए है, बी है और सी है, समझो सी आपको लॉस दे रहा है तो आप क्या करोगे? चलो सी को ड्रॉप कर देते हो। अब सी को ड्रॉप करने की वजह से जो आपके स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट थे, कहना इसे वो आपके बच जाएंगे, करेक्ट, तो कहना इसे वो एक मेरा बेनिफिट हो गया। प्लस अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी गेन है वो आपको मिल जाएगा कि भाई चलो इसको ड्रॉप कर दिया, देन इन दैट केस मेरा कोई स्पेस खाली हो गया, वो स्पेस पे मैं कुछ और कर सकता हूं, मैं कुछ और तरह से पैसा कमा सकता हूं, या मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा था ये सी बनाने से, तो वो वर्किंग कैपिटल का जो मेरा इंटरेस्ट था अब वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी गेन हो जाएगा, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे समझो आता है मेरा 1 लाख रुपया। एंड उसको ड्रॉप करने की वजह से मेरे कुछ कंट्रीब्यूशन लॉस भी तो हो रहा है बच्ची। सो वो जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, भाई कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा हूं ना मैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई जीरो है मेरा, तो सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं। हाँ, शायद जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन ना कमा रहा हूं, बट कंट्रीब्यूशन तो कमा रहा हूं, तो अब वो कंट्रीब्यूशन भी तो नहीं मिलेगा। सो जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, कहना इसे वो मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा। एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है पता है क्या? विच इज दिस, कि अब मेरे ये सी को ड्रॉप करने की वजह से जो मेरा, समझो मैं क्या होता था पता है, ए के लिए मैं 500 रॉ मटेरियल मंगाता था, बी के लिए 500 रॉ मटेरियल मंगाता था, सी के लिए भी 500 रॉ मटेरियल मंगाता था। तो उसकी वजह से मेरा जो सप्लायर था ना, वो बोलता था कि यार तू टोटल 1500 रॉ मटेरियल मंगवा रहा है, चल मैं तेरे को है ना 10% डिस्काउंट देता हूं। क्यों 10% डिस्काउंट दे रहा हूं? क्योंकि तू 1500 रॉ मटेरियल मंगवा रहा है। अब मैं सी को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं सी को डिसकंटिन्यू करूंगा, मेरा मेरा जो रॉ मटेरियल का डिमांड है वो मैं बोलूंगा मेरे को खाली 1000 रॉ मटेरियल ही चाहिए, क्योंकि अब तो मैं ए और बी बना रहा हूं। तो मेरा सप्लायर बोलेगा ओ भाई, तुमको 10% का जो डिस्काउंट देता था ना मैं, वो इसलिए देता था क्योंकि तुम 1500 रॉ मटेरियल मंगाते थे। अब तुम सी नहीं बना रहे हो, 1000 रॉ मटेरियल मंगाओगे, तुम्हारे को कोई 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कहना है इससे जो 10% का डिस्काउंट सी की वजह से ए और बी को भी मिल रहा था, अब वो गया। सो इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, वो भी इंपैक्ट मेरे को यहां पे लेना पड़ेगा। समझो वो इंपैक्ट लेके मेरा 80,000 हो रहा है, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा यार ड्रॉप किया, 1 लाख रुपया बच गया, 80,000 का खर्चा हो गया, चलो इट इज बेटर टू ड्रॉप। तो जब इंक्रीमेंटल सेविंग्स इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लॉस, तो आप ड्रॉप कर दो। बट ऐफा हो रहा है कैफा, अगर इंक्रीमेंटल सेविंग खाली 80,000 का है और मेरा जो लॉस हो रहा है वो 1 लाख का है, देन इन दैट केस बॉस बेटर है मैं सी को रखता हूं। कब होगा ऐसा पता है क्या? जब ये इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा ना, एट दैट पॉइंट इन टाइम इवन दो आपको कोई प्रोडक्ट से लॉस हो रहा हो तो भी आप उसको रखोगे, ताकि ए और बी को उसका बेनिफिट मिल जाए। समझ रहे हो ना? तो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन कि मैं सी बंद करता हूं तो सी चालू रखने की वजह से जो ए और बी को बेनिफिट हो रहा था ना, अगर वो ए और बी का बेनिफिट भी चले जाए, देन इन दैट केस मेरे को सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू टेक अ डिसीजन। सो समझ में आया आपको कीपर ड्रॉप में क्या करना है? तो अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो ड्रॉप करने का बेनिफिट, ड्रॉप करने का कॉस्ट या लॉस जो है कंपेयर करोगे। इफ योर बेनिफिट इज हायर देन कॉस्ट, वी विल ड्रॉप इट। If dropping benefit is lower than the cost, then we will continue. समझ गए? Then
अब यहां पे देख लो, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, डिफरेंस इन रेवेन्यू बिटवीन ओरिजिनल सेल्स रेवेन्यू एंड न्यू रेवेन्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट ड्यू टू ड्रॉपिंग अ सेगमेंट। सो अब यहां पे वही एनालिसिस करना है कि भाई कितना इंक्रीमेंटल सेविंग हो रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लॉस, एंड दैट्स व्हाट इज गिवन हियर। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कीप और ड्रॉप डिसीजन। तो यहां पे देखो, अब आप बुक में देखोगे, देन इन दैट केस यू विल सी दैट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, कॉस्ट सेविंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब आपका ये हो गया, फिर बाद में बोला है इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग, तो इट कुड बी दिस, एंड दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो ये तीनों को कंबाइन करना है। तो देखो, इंक्रीमेंटल सेविंग इफ ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लॉस्ट, इंक्रीमेंटल सेविंग, ये देखो ये है आपका इंक्रीमेंटल सेविंग if greater than incremental revenue lost. I hope we are clear. So in that case आप क्या करोगे? So आपका saving is greater than incremental revenue loss, then in that case it is better to drop. So it is better to drop the segment, and vice versa हुआ, then in that case it should not be dropped. So I hope keep or drop decision is clear. चलो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। एकदम सिंपल है, अगर आपको अलग से कोई अप्रोच कर रहा है कि भाई हमारे को से फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन्स हूं, एंड पूरे के पूरे बॉम्बे में सब जगह संकल्प कांस्टिया एस के पेन्स ही सेल होता है, एंड आई एम ह्यूज मैन्युफैक्चरर, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख यूनिट्स में सेल करता हूं, पूरे बॉम्बे में मेरा ही नामो निशान है। अब मेरे को कोई स्पेशल ऑर्डर आया दुबई से, देन इन दैट केस उस सिचुएशन में मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए? इज योर स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। सो फोकस ऑन वेदर स्पेशल प्राइसेस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो अभी मेरे को उनको पूछना पड़ेगा कि भाई आपको कुछ स्पेशल प्राइस चाहिए या मेरा जो नॉर्मल प्राइस चल रहा है वो आपको चलेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लॉ रिक्वायर्स दैट फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट सेम प्राइस। सी, अगर मैं को मुंबई में कोई स्पेशल ऑर्डर आया ना, देन इन दैट केस मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुंबई में मैं ऑलरेडी बहुत सारे मेरे कस्टमर्स है जिनको मैं सेल कर रहा हूं। अब मेरे पास कोई और स्पेशल ऑर्डर आया मुंबई से, इन दैट केस मैं उसको बोलूंगा कि बॉस जो मेरा मुंबई का प्राइस है वो फिक्स है, 10 रुपए में मैं पेन बेचता हूँ मुंबई में हर एक को। आपका स्पेशल ऑर्डर है, माना स्पेशल ऑर्डर मतलब कि भाई चलो एक वन टाइम ऑर्डर आ गया अपने पास, शायद रेगुलर बेसिस पे ना आए, तो वो वन टाइम ऑर्डर मेरे पास मुंबई से किसी का है, मैं उसको बोलेगा 10 रुपए में आपको लेना है तो लो, मेरा वही मुंबई का रेट है। बट अगर मेरे को दुबई से कुछ आ रहा है, मतलब एक नॉन कॉम्पिटिंग एरिया जहां पे, तो अभी मेरा तो पूरा जो कस्टमर बेस है वो मुंबई का है, और ये ऑर्डर मेरे पास आ रहा है दुबई से, then in that case it is a non-competing area, I can quote a special price to them. So अब वो लोग वही बता रहे, price discrimination law requires that firms sell identical products at same price। अब यही अगर मुंबई वाले को बेच रहे हो यही वाला पेन, भले ही स्पेशल ऑर्डर हो, आपको प्राइस कम नहीं करना है। बट अगर नॉन कंपीटिंग कस्टमर हो, देन दिस लॉ डज नॉट अप्लाई। पोटेंशियल कस्टमर इन मार्केट्स नॉट ऑर्डिनरीली सर्व। सो दुबई वाला जो कस्टमर है उसको मैं ऑर्डिनरीली सर्व नहीं करता और मेरे लोकल एरिया का नहीं है। इन सच सिचुएशन मेरे को क्या देखना है? अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो मेरे को वहां से फॉर एग्जांपल दुबई वाला हबीबी से मेरे को ये पेन के लिए आ रहा है 10 की जगह पे, वो बोल रहा है नहीं हम तो 7 रुपए ही देगा, और ये पेन बनाने का मेरे को 5 रुपए का मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट है, देन इन दैट केस मैं 7 रुपए में भी दे देगा, 2 रुपया कमाया। फिक्स्ड कॉस्ट वैसे भी मैं मेरे लोकल प्रोडक्शन से रिकवर कर ही रहा हूं। समझ रहे हो क्या? सो इफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज लेस, तो 5 रुपए का मेरा ये वेरिएबल कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ये पेन बनाने का, वाला अभी भी बोल रहा है कि नहीं मैं 4 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, मैं बोलेगा रिजेक्ट द स्पेशल ऑर्डर। If incremental revenue is less than the incremental cost, then in that case reject the special order unless qualitative characteristics fiercely impact the decision। वो मेरे को अदरवाइज बोलता है कि सुनो ना, 4 रुपए में मेरे को दे दो, 5 रुपए का आपको पड़ रहा है बट फिर भी 4 रुपए में दे दो, अब मैं रिजेक्ट ही करूंगा ना फाइनेंशियली। तो अंटिल अनलेस वो बोले कि तुम आना वाला अभी भी हम तुमको दुबई में 10 दिन का स्टे फ्री देता है, तो सोचना पड़ेगा। आई होप वी आर गेटिंग द पॉइंट। जस्ट जोवियल बैंटर सो दैट हैवी ना हो जाए। फिर अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वाला अभी भी बोलता है मेरे को कि 7 रुपया देगा, 5 रुपए का मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, 7 रुपया वो देने को रेडी है, एक्सेप्ट द ऑर्डर। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। ये एकदम सिंपल था मेरा स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट।
नेक्स्ट है अपना सेल और फर्दर प्रोसेस। तो ध्यान में रखना ये बात कि आपने जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और वो वाला कॉन्सेप्ट किया था ना इंटरमीडिएट में, बस वैसा ही है। देखो ना, समझो आपके पास क्रूड ऑयल आया है। अब क्रूड ऑयल जब आप उसको प्रोसेस करते हो, देन इन दैट केस यू गेट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, एक है पेट्रोल, एक है डीजल। एक ऑप्शन है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही आप पेट्रोल और डीजल को बेच दो। दूसरा ऑप्शन है आप पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करो एंड देन उसको सेल करो, डीजल को फर्दर प्रोसेस करो, देन उसको सेल करो। ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, उसको कहते हैं सेल और फर्दर प्रोसेस। या तो मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही उसको सेल कर दूं अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो। दूसरा ऑप्शन है मैं उनको फर्दर प्रोसेस करूं। फर्दर प्रोसेस करने से जो मुझे इंक्रीमेंटल बेनिफिट होने वाला है, इफ दैट इज हायर देन आई विल फर्दर प्रोसेस। एज सिंपल एज दैट। इसके ऊपर एक और मॉड्यूल में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट अगर सॉल्व कर लिया तो भी बहुत है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आओ यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सेल और फर्दर प्रोसेस refers to a decision making situation where an executive has to decide either to sell a component as it is or alternatively process it further by incurring additional expenses. Either to sell a component as it is or to further process and then sell accordingly. डिफरेंशियल सेल्स वैल्यू अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली देन इट मेक्स सेंस टू फर्दर प्रोसेस एंड सेल इट। टू रूल्स टू फॉलो: ओनली द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ फर्दर प्रोसेस आर रेलेवेंट। एंड तो याद रखना, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको लगने वाला है, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलने वाला है, दैट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट आर इररेलेवेंट and they are sunk as they are already incurred at the point of separation. So already जो incur हो चुका है वो अपने को वैसे भी पता है irrelevant past होता है, it is not at all used for our decision making process. So again question आपको देगा कि भाई क्रूड ऑयल से हमने दो प्रोडक्ट्स लाए हैं, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल को एज इट इज बेच दो या फर्दर प्रोसेस करो, उसके ऊपर रेवेन्यू कॉस्ट निकालो, देखो क्या किसमें ज्यादा बेनिफिट है। या डीजल को ऐसे बेच दो किसमें, या उसको फर्दर प्रोसेस करके बेचो जिसमें ज्यादा बेनिफिट है। दैट्स वेयर एंड हाउ इट शुड बी सोल्ड। यहां पे देखो, एनालाइज वेदर इट इज बेटर टू सेल एट स्प्लिट ऑफ और फर्दर और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो या तो स्प्लिट ऑफ पे ही बेच दो या फर्दर प्रोसेस करके बेचो, एंड दैट्स हाउ यू विल टेक द डिसीजन। ए समझ गए? डन। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनेंशियल कंसिडरेशन है एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि आपके मॉड्यूल को खोल लेना, मॉड्यूल के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं, जी हाँ, विद एग्जांपल्स जो अपने रिटन है। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस में क्या होता है पता है क्या? मेन फोकस होता है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। देखो फिक्स्ड कॉस्ट को एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक वो बोलता है यूनिट बेस्ड, दूसरा बोलता है नॉन यूनिट बेस्ड। यूनिट बेस्ड मतलब जो यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप बोलेंगे सर यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ। ऐसी बात नहीं है, वो यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो एक बैचेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब एक बैच में समझो 500 यूनिट्स बन गए तो वो पूरा का पूरा बैच फिक्स्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। तो अगर मैंने बैच साइज चेंज किया तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकता है। मैंने पूरे ओवरऑल बैच का कॉस्ट चेंज किया, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकता है। तो उसको कहते हैं यूनिट बेस्ड फिक्स्ड कॉस्ट विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, एंड उसको ही प्यार से कहा जाता है एनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट। वेयर इज देयर इज सर्टेन जनरल फिक्स्ड कॉस्ट जो ना यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ना बैच साइज के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कोई नंबर ऑफ बैचेस के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको कहते हैं अनएनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमेशा जनरली रहेंगे, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी यूनिट। बट इन केस ऑफ एनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन आप देख लोगे। नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इंजीनियरिंग कॉस्ट पर आवर आप देख लोगे। एंड एटलीस्ट यहाँ पे स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन है। आप अगर सेटअप कॉस्ट रिड्यूस कर दोगे तो आपका ओवरऑल यूनिट बेस्ड एनालाइज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप अपना बैच साइज बढ़ा दोगे तो अगेन यूनिट बेस्ड एनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। तो एक टिपिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सीवीपी बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सीवीपी के ऊपर, एंड दैट
क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कि भाई आपको टोटल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना होता है। कैसे? बाय एनालाइज एडिंग एनालाइज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अनएनालाइज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बहुत इजीली दे देगा, क्वेश्चन आपको अनएनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इजीली देगा, एनालाइज फिक्स्ड कॉस्ट शायद आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़े। कैसे? बाय यूजिंग दिस नंबर ऑफ सेटअप्स मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन प्लस नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स इनटू इंजीनियरिंग कॉस्ट पर आवर। फिर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि भाई देखो एक तो आपका ये एनालाइज फिक्स कॉस्ट प्लस एनालाइज अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से एक आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। समझो हमने अब ये जो एनालाइज्ड फिक्स कॉस्ट है उसमें से नेक्स्ट जो बैच बनाया उसका सेटअप कॉस्ट हमने रिड्यूस कर दिया या हमने बैच साइज इंक्रीज कर दिया, देन इन दैट केस उसका ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको लिखना है। एंड दैट्स इट, वी विल बी डन एंड डस्टेड विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ब्रेकअप रहेगा फिक्स कॉस्ट का। क्वेश्चन ही आपको बोलेगा कि एनालाइज्ड और अनएनालाइज्ड फिक्स कॉस्ट कितना है। सो अनएनालाइज्ड फिक्स कॉस्ट जनरल है, उसका कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। बट जो एनालाइज्ड फिक्स कॉस्ट है वो डिपेंडेंट है सेटअप के ऊपर, वो डिपेंडेंट है इंजीनियरिंग आवर्स के ऊपर, वहां पे स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन है। इट विल चेंज एज द होल सेटअप कॉस्ट और नंबर ऑफ बैचेस और इंजीनियरिंग आवर्स इज चेंजिंग। आई होप वी आर क्लियर। आओ फटाफट पढ़ लेते हैं। Costs are segregated into unit and non-unit based categories. Unit based and non-unit based, analyzed and non-analyzed. Non-unit based are fixed with respect to production value, उसको कोई लेना देना नहीं है। बट जो यूनिट बेस्ड है उसमें फिर भी स्कोप है कि भाई बैच साइज के हिसाब से यूनिट साइज टोटल जो एक बैच में बन रहा है उसके हिसाब से अगर कॉस्ट चेंज होगा देन इन दैट केस देयर विल बी अ इम्पैक्ट। द ब्रेक इवन देन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसा मैंने आपको बताया था कि उसमें ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ये फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है, ये अनएनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लस सेटअप कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ सेटअप्स प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स डिवाइड बाय प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, जिसको अपन लोग प्यार से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑफ एबीसी बीपी विद कन्वेंशनल बीपी रिवील्स टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। क्या? एक के भाई फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होता है, not based on absolute number of units but based on overall batch size. Second, the numerator of ABC break even equation has two non-unit variable cost terms also. So analyzed unanalyzed में अब देखो अब तक जो ट्रेडिशनल बीईपी था वो क्या करता था, डायरेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये एबीसी या एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस में कैसे अपन लोग ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करते हैं, एनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अनएनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट। और ये एनालाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें देयर आर स्कोप ऑफ चेंजेस बाय रिडक्शन इन सेटअप कॉस्ट एंड एवरीथिंग। द यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डज नॉट मीन दैट सीवीपी एनालिसिस इज लेस वेरिएबल। मतलब सीवीपी जो ओरिजिनल अपन यूज करते थे वो आज भी वैल्यूएबल है, बट उसको एबीसी के साथ क्लब करके इट कैन बी मेड इवन बेटर, गिविंग स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन बाय एनालाइजिंग सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स पर इंजीनियरिंग कॉस्ट पर आवर हिसाब से अपन पेमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ओवरऑल एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। चलो इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल कंसिडरेशन सब अपने कंप्लीट होते हैं, मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट एस्पेक्ट पे अपन आ गए विच इज नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। एग्जामिनर याद रखना आपको, तब ये चैप्टर में से थियोरी में अगर आप उसको टेस्ट करना है, सो दिस नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड जो ये एथिक्स आपको दिख रहा है ना उसी पे वो जज करने वाला है। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्टिव चीजें हैं। चलो आप फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हार्डकोर थ्योरी है। सो व्हाट आर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन? नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस का मतलब होता है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है आपका प्रोडक्ट यूज करके, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दैट ही इज डिराइविंग फ्रॉम इट। फिर बाद में एम्प्लॉयज जो आपके हैं क्या वो सेटिस्फाइड है आपकी कंपनी में काम करके? क्या आप कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो ना? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो बट आप गवर्नमेंट को जरा भी टैक्स नहीं दे रहे हो, या फिर कुछ ऐसा यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, या फिर आप आपके फर्म में बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर को यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपको शायद कॉस्ट कम लग रहा होगा बट दैट चाइल्ड जिसका अभी पढ़ने का उम्र है उससे आप बहुत सारे काम करवा रहे हो। तो ये सब बेसिक जो पॉइंट्स है दे आर कंसिडर्ड इन योर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। आइए, इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
that cannot be expressed in monetary terms. इसके लिए मैंने ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक पॉइंट हो गया. नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन. सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन मतलब आपको अगर अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, देन इन दैट केस यू विल ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एज वेल. इसमें देखो क्या क्या आता है: क्वालिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रांड नेम, एटसेट्रा. ठीक है, चलो अभी मैंने क्या किया, मैंने ना एक दो केस स्टडीज को ज्वाइन कर दिया. नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के ऊपर इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी दिया है, तो वो केस स्टडी का जो क्रक्स है ना, वो मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि एज सच इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में क्या दिया है, खाली सब पॉइंट्स दे दिया है: एनवायरमेंटल फैक्टर, स्टाफ मोटिवेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन. बट उसके पॉइंट के इंटरनल जो पार्ट है ना, वो एक केस स्टडी के थ्रू है. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे वो केस स्टडी के पॉइंट्स लिख लिए, सो दैट आपका नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड उसके जो केस स्टडी के पॉइंट्स है, वो भी जो कॉमन पॉइंट्स है, वो भी यहाँ पे कवर हो जाए. सबसे पहला है मेरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स. क्या आप जहां पे फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो उसकी वजह से पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आने वाला है क्या? देन इन दैट केस यू शुड नॉट गो एट, बिकॉज क्या होगा, आप फिलहाल तो वो पोल्यूशन और वो सब को ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, बैकवर्ड एरिया में सेटअप करते हो. अब हो सकता है कि आपका जो फैक्ट्री है वहां से जो वेस्ट वाटर है वो रिवर में चले जाए, जिसकी वजह से पूरा रिवर पोल्यूट हो जाए या एयर पोल्यूशन हो जाए. So all of those environmental factors should be considered before taking a decision, because गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस होता है, एंड देन हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट को वो लोग स्टॉप कर दे. प्रोजेक्ट गेट डिलेड और स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ दिस. गवर्नमेंट में इंपोज रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज. सेकेंड होता है स्टाफ मोटिवेशन. देखो, अगर आप एज अ बिजनेस पैसा कमा रहे हो, इट इज योर इक्विवेलेंट ड्यूटी के वो आप आपके स्टाफ को भी मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स देते रहो, इंक्लूडिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्टाफ काम कर रहा है उसको, ऐसे तो आप चाहो तो 24 घंटे काम करवा लो, बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड वर्क. उनके लिए भी एक मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ टारगेट सेट होने चाहिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बोथ, एंड एक वर्क लाइफ बैलेंस, सो दैट उनको प्रॉपर लीव्स भी मिले, दे आर एबल टू मैनेज देयर फैमिली लाइफ एज वेल. सो ऑटोमेशन शुड नॉट रेंडर स्टाफ रिडंडेंट. स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होना चाहिए. कंपनी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच, यानी यू शुड ऑलवेज आस्क योर एम्प्लॉइज के हाउ आर दे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो उनका काम चल रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं उसके साथ. गवर्नमेंट रेगुलेशंस, प्रॉफिट शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ वायोलेटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस. कई बार एटलीस्ट बॉम्बे की अगर मैं बात करता हूं ना, तो कई बार ऐसे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना अलाउड ही नहीं है. सो आप वायोलेट कर रहे हो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को. डू नॉट डू दैट. हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म एंड कंप्लाई विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस. फिर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. सो मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, सब आप जहां पे भी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो चेकआउट कर लो कि ये रिसोर्सेज, जो बेसिक रिसोर्सेज है, उसके ऊपर कोई तरह का कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, तो साइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जहां पे भी अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हो, वो कैसा साइट है, इट शुड गिव इनफ रिजल्ट, शुड बी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स. रॉन्ग प्रोजेक्ट साइट कैन बी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन. जैसे टाटास के साथ हुआ था, टाटास ने अपना नैनो का प्लान पहले वेस्ट बंगाल में रखा था, दे हैड टू फेस लॉट ऑफ रिजेक्शंस देयर, फिर उन्होंने सेटअप किया उसको गुजरात में. तो बहुत बड़ा उनके लिए ये एक सेटअप कॉस्ट हो गया था. तो प्रोजेक्ट साइट को आपको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है. एथिक्स, ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, ये सब के साथ आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहना है, अपने बुक्स को मैनिपुलेट जरा भी नहीं करना है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंट. सपोज आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, तो डू नॉट मिक्स एनीथिंग इन द फूड जिससे एक ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट पड़े. अपलिफ्टमेंट और वेलबींग ऑफ सोसाइटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए. तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्टाफ मोटिवेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, साइट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, ethics. All of this should be managed, and based on these non-financial considerations also decision should be taken. But non-financial considerations के अपने खुद के कुछ limitations है कि भाई it is very टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली अफेयर है. सब्जेक्टिव मेजरमेंट के भाई देखो, फाइनेंशियल कंसिडरेशन में कैसा था कि हाँ भाई 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इसका है, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट इसका है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आया चूज कर लो. इसमें सब्जेक्टिव होता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है,
ऐसे आपको आंसर्स मिलेंगे। तो एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है, इम्प्रॉपर मेजरमेंट ड्रॉ ऑन रॉन्ग ऑब्जेक्टिव, मतलब एग्जैक्टली यू विल नॉट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आंसर। स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी नहीं है बिकॉज नंबर्स होते ही नहीं है इसमें। मैनेजमेंट डिसइंटीग्रेशन, मैनेजमेंट में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे लिमिटेशंस है, बट ओवरऑल बेसिस पे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस and ethics should also be taken care of. Ethics क्या है? Moral principle that guide the conduct of individuals by their behavior and attitude. Management set the company culture. So जैसा मैंने आपको बोला था चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तो एथिकली वो एक गलत चीज है। नाइकी के ऊपर बहुत बड़ा केस हुआ था, क्योंकि क्या हो रहा था, नाइकी अपना काम किसी और को आउटसोर्स कर रहा था, और जिसको ने नाइकी ने आउटसोर्स किया था ना, दे वर यूजिंग चाइल्ड लेबर। अब ऐसे तो नाइकी बोल देगा कि ठीक है ना, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने जिसको आउटसोर्स किया वो चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है, हम थोड़ी चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं। नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड। उनके अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने की उम्र है, नॉट ऑफ डूइंग चाइल्ड लेबर। नाइकी के ऊपर केस हुआ था, दे एक्सेप्टेड इट, एंड देन फिर उन्होंने पूरा का पूरा अपना सिस्टम चेंज किया, और अब वो किसी आउटसोर्स करते हैं थर्ड पार्टी को, या आउटसोर्स का भी आउटसोर्स होता है कि बड़ी कंपनी है, तो दे टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि कहीं पे भी कोई अनएथिकल काम ना हो रहा हो। एज आई सेड, एग्जांपल के तौर पे चाइल्ड लेबर। आइडेंटिफाई एथिकल डिसीजन बाय यूजिंग पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने फिर अपने कुछ एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए कि एम्प्लॉइज शुड नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21। एम्प्लॉइज को कितना क्या स्टाफ मोटिवेशन के लिए उनको वीक में कितना 2 हॉलीडेज मिलना चाहिए, कैसे उनको नॉन मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, वो जहां पे भी अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी करके ही उसको सेटअप करेंगे, ऑल ऑफ दैट। आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन एंड इट्स इफेक्ट्स। कंसिडर ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दोज अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अब आपने जो भी डिसीजन लिया है उससे ओवरऑल जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सबके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। मेक अ डिसीजन दैट इज एथिकल एंड फेयर टू दोज अफेक्टेड बाय इट। सो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, गाइडलाइंस, and definitely you will be able to follow ethical conduct as well. Nike child labor का एग्जांपल याद रखना, and you'll be able to recollect everything. Are we understanding? So इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा क्विक फायर रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये रिवीजन सेशंस में। काफी कुछ अपन कवर कर रहे हैं इन लेस टाइम। I will try to come up with a lot more things. Till then, hasta la vista, keep smiling. आप अपना मॉड्यूल देख सकते हो, एवरीथिंग। मैं जो भी रिवीजन करवा रहा हूं वो मैं मैजिक बुक से करवा रहा हूं। मैजिक बुक बाय डिफॉल्ट मैंने मॉड्यूल से ही बनाई है, आप उसको नोट भी कर रहे होगे। सो हर एक चीज मैंने मॉड्यूल से ही कवर की है, सो दैट एज अ स्टूडेंट आप सिक्योर रहो कि हाँ भाई हमारा मॉड्यूल कवर हो गया है। एट द सेम टाइम आपके पास क्रिस्प नोट्स भी आ जाए जो एज ए स्टूडेंट चाहिए रिवीजन के टाइम पे, एंड उसी के रिवीजन लेक्चर्स भी आपको मिल जाए। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। आई कीप ऑन कमिंग विद ऑल द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। और कुछ आपको चाहिए, डू शेयर इट इन द कमेंट्स। टेक केयर टिल देन, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।